मैसेज किया ना रिकॉर्डिंग का? यस सर। ओके ओके ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, बिजनेस लॉ का क्लास है सर, तो आज बिजनेस लॉ पढ़ेंगे फिर से। बिजनेस लॉ में हम लोग सर पढ़ाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सुने ही होंगे सर, क्या सब कोई सुने होंगे कि नहीं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना, सो वेरी वेरी फेमस एक्ट। इतना फेमस है कि विदाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस ही नहीं बन सकता। मतलब ये जो एक्ट है ना सर, ये एक्ट बिजनेस का ABCD है। आप इतना समझ लो कि अगर बिजनेस करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा। सर जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, सिर्फ जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज हो तो आप बिजनेस का जो बेसिक सेंस है, बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना सर, जो बिजनेस की वर्ल्ड है सर, ये बिजनेस का वर्ल्ड ना एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में चलता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जैसे अरे सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो समझ सकते हो ना आप लोग इन सिंपल, कि जिसको बंगाली में क्या बोलते हैं जानते हो? हम लोग इसको बोलते हैं ठीका। कॉन्ट्रैक्ट में किसी को काम देना, दैट मीन सिंपल है। ठेका, हाँ हिंदी में भी बोलते हैं ठेका, ठेकादार भी बोलते हैं तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि किसी का कोई ऑफर होता है और एक जन का एक्सेप्टेंस होता है कि भाई मेरा ये काम है, क्या आप करके दोगे? मेरा ये प्रोडक्ट है, क्या आप ले लोगे सर? मैं ये दाम पे ये प्रोडक्ट आपको बेचना चाहता हूँ, क्या आप लेने के लिए रेडी हो? हाँ सर, मेरा ये पेन है, मैं 5,000 रुपये से इस पेन को बेचना चाहूँगा। सर क्या पेन है ये? सर ये पेन आप पता नहीं, दाम मेरे मन में आया 5,000, मैं बोल दिया आपको, क्या आप लोगे पेन? नहीं सर, पढ़ाते हैं तो 5,000 का हो सकता है। तो सवाल यही है कि मैंने ऑफर कर दिया, अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पे रीजन लॉजिक बाद में देखते हैं, ठीक है, वैलिडिटी बाद में देखते हैं, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। भाई मेरा कुछ काम है, जैसे मानो कि मैंने ये अपना जो घर है, ये जो देख रहे हो आप क्लासरूम में मेरा, यहाँ पर जो मैं क्लास लेता हूँ, ये घर को मुझे थोड़ा डेकोरेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोला कि मेरा ये घर डेकोरेट करके दे, ठीक है, तो मैंने आपको ऑफर किया, आप एक्सेप्ट कर लिए। तो ऑफर एक्सेप्टेंस बनेगा तो क्या बन जाएगा? सिंपल एग्रीमेंट बन जाएगा। सिंपल बात है ना, बड़ा ही सिंपल है। ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एग्रीमेंट होता है। और वही एग्रीमेंट को जब क्या करते हैं सर, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का ये पहला क्लास नहीं है, इससे पहले 3-4 क्लासेस हो चुका है। जिन लोगों का पुराना क्लासेस बाय चांस मिस है या फिर किसी का नहीं हो पाया है, तो उनको मैं लास्ट जो 3-4 क्लासेस है वो शेयर करूंगा। एक बार प्लीज स्टार्टिंग से लेके 3-4 क्लासेस घर में आराम से बैठ के देखना, और कोई डाउट रहे मन में तो पूछ लेना क्लास में, ठीक है सर। तो सवाल बड़ा सिंपल है सर, सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो आपको अंदर से समझना पड़ेगा बिजनेस को। एक बात याद आया, आप लोग मार्केट में एक खबर चल रहा है, ये आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स क्लास में बहुत बताता रहता हूँ, इवन लॉ में भी मैं कई बार डिस्कस किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सुना है सर आप लोगों ने? ईज यस ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ सर, मतलब बिजनेस करना आसान कितना है। आसान मतलब हाउ इजी टू डू अ बिजनेस इन अ कंट्री। आप समझ रहे हो ना बात, कि कोई भी एक कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। सर बिजनेस होना जरूरी है क्या सोसाइटी में? अरे क्या सोसाइटी में बिजनेस होना जरूरी है? यस सर। यस अगर बिजनेस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सर, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उसके बाद जीडीपी नहीं। तो अच्छा चाकरी থাকবে না तो बिजनेस ना থাকতে तो अलग। अच्छा, मतलब बिजनेस नहीं होगा तो चाकरी नहीं होगा, मतलब जॉब ही नहीं होगा, तो फिर अल्टीमेटली तो फिर पूरा बात ही खत्म हो जाता है ना। एग्जैक्टली मतलब किसी भी रीढ़ की हड्डी समझते हो ना, स्पाइनल कॉर्ड है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी इकोनॉमी का जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिजनेस है। जो कंट्री बिजनेस में टॉप क्लास, वो कंट्री ऑलवेज नंबर 1 स्पॉट में रहा है। सर इंडिया कभी नंबर 1 स्पॉट में हुआ करता था? क्या लगता है आप लोगों को? इंडिया का हिस्ट्री थोड़ा बहुत पता है क्या? हाँ, कितना साल तक इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे रहा है? एनी आइडिया? पहले हाँ करीबन 500 तो 300 से मुगलদের 500 आगे। हाँ, आदिति कुछ बोल रही है, बोल आदिति। 300 से 500 साल पहले। 300 से 500 साल पहले, थैंक यू सर। स्पेशली इन्वेजन के पहले वाला जो सिचुएशन था, सर मुगल वही उधर आगे मुगल आगे। पीरियड था, मुगल पीरियड में भी मतलब स्पॉट में था, मतलब अकबर के टाइम पे जो था वो भी उस टाइम पे भी था, बट उससे पहले और ज्यादा था, और ज्यादा। मतलब अगर मैं आपको डिटेल्स हिस्ट्री में अगर आप जाते हो तो
ऑलमोस्ट अप टू 1000 ईयर्स, मतलब 1000 साल पूरा कंटिन्यूअसली, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस 1000 ईयर्स तक इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन रहा है। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री ढूंढ ले लो, दुनिया का कोई भी देश में चले जाओ, किसी भी म्यूजियम में चले जाओ, किताब ढूंढो, पढ़ो, समझ में आएगा। आज का इंडिया देख के ऐसा लगता है ना, क्या एक लोअर मिडिल क्लास कंट्री है। हाँ, थोड़ा सा बारिश होता है तो इतना भी सीवरेज सिस्टम नहीं है कि भाई पानी को निकाले और घर घर से घर का जो कंडीशंस वो सही करे। ये करेंट इंडियन इकोनॉमी है। बट इसके साथ अगर आप पुराना 1000 साल पुराना हिस्ट्री के साथ कंपेयर करोगे या 500 साल पुराना हिस्ट्री के साथ कंपेयर करोगे तो आपको वो इंडिया नहीं दिखेगा। तो जो भी हो, सिचुएशंस आज वो वाला बात नहीं है, बट हाँ हो जाएगा फिर से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बिजनेस आसान होना चाहिए, बिजनेस करना सिंपल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, आइडिया के साथ होना चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर एक रैंकिंग निकलता है, किसका? वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स और लॉ क्लास में बहुत बार डिस्कस किया। रिसेंटली चाइना ने इसको मैनिपुलेट किया, खबर है आप लोगों के पास? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पे चाइना ने कुछ मैनिपुलेशन किया। मतलब बेसिकली मैनिपुलेशन मतलब वही जबरदस्ती अथॉरिटी में किसी को पुट करके अपना जो डेटा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग है उसको बूस्ट कर रहा है, जहां पर चाइना का रैंकिंग उतना है नहीं। मतलब एक्चुअली उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग नीचे जा रहा है। वो क्या कर रहा है? उसको मैनिपुलेट करके हायर कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक में जो लोग स्टाफ लोग जो काम करते हैं, कुछ चाइनीज लोग भी है उसके अंदर। वर्ल्ड बैंक है सर, किसी भी कंट्री का लोग काम कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया से भी वर्ल्ड बैंक में बहुत हाई लेवल में ऑफिसर रहा है। लाइक आप लोग सुने होंगे कौशिक नहीं सॉरी कौशिक बासु, नाम सुने हो सर? फेमस इकोनॉमिस्ट है, कौशिक बासु का नाम सुने हो? ये रघुराम जी राजन, बहुत लोग हैं सर जो IMF में वर्ल्ड बैंक में काम किए हैं। तो कौशिक बासु, जैसे अमर्त्य सेन का नाम आता है वैसे ही कौशिक बासु का नाम आते हैं, इकोनॉमिस्ट में बड़ा फेमस है। तो ऐसे लोग जैसे इंडिया से है, चाइना से भी है। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहने का बड़ा सिंपल मतलब है, ये लॉ के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कनेक्शन है सर। आप बिजनेस लॉ पढ़ने आए हो ना सर, बिजनेस लॉ क्यों पढ़ना है? बिजनेस लॉ क्यों पढ़ के क्या करोगे? हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कंपनी सेक्रेटरीज को, एक CMA को बिजनेस लॉ पढ़ के क्या मिलता है? सर कुछ नहीं मिलता। आपको बस सिंपल बिजनेस करने के लिए लीगल एस्पेक्ट क्या है वो जानना है। जिस कंट्री में बिजनेस का लॉ जितना अच्छा रहेगा, जितना लॉजिकल रहेगा, वो कंट्री बिजनेस में उतना अच्छा होगा। लॉजिकल होना चाहिए ना, रीजनेबल होना चाहिए ना, तो वो रीजनेबल ढूंढना है। बिजनेस लॉ पढ़ने का एक सिंपल मकसद होना चाहिए आपका कि कंट्री का बिजनेस डेवलप करें। सर ऐसा नियम बनाना चाहिए क्या जिसमें बिजनेस ग्रो ही ना करे? प्लीज बताइएगा सर, क्या आप ऐसा रूल्स बनाना पसंद करोगे जिसमें देश का बिजनेस ही ग्रो ना करे? नो। अरे तो ऑब्वियसली एक चीज तो समझ में आ ही रहा है ना सर कि बिजनेस ग्रो करने के लिए बिजनेस लॉ है ना। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट उसका एक पार्ट, कंपनी लॉ अलग पार्ट, ऐसे और भी पार्ट है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बिजनेस लॉ में वेराइटीज ऑफ बिजनेस लॉ पढ़ा जाता है, बट उसका बेसिक माना जाता है इसको। तो एक्चुअली ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हुआ है, चलो एक बार आपको मैं दिखा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग नील। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुआ क्या है, चलो एक बार देखते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार जस्ट कंफर्म है क्या? यस सर। ओके जस्ट देखो, ये सब मैंने पुराने एक दो क्लास पहले भी डिस्कस किया आप लोगों से कि कौन से कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान। ठीक है, उसके बाद लॉ में तो बात करना ही है सर, केस लॉ करना है आज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉस करना है। तो एक बार मैं फटाफट दे देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। क्या आप लोगों को रैंकिंग दिखाई दे रहा है? अगर आप मैप देखोगे ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैप देखोगे एक बार। अरे क्या हो गया, एक सेकेंड, ये देखो ये वर्ल्ड का मैप है। जो एरिया जितना ब्लैक दिख रहा है ना, जो एरिया जितना ब्लैक है वहां पर बिजनेस करना उतना टफ है। समझ रहे हो सर? ये विक्रम बुझते पारछिस? विक्रम बोल। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हिंदीते কোনো সমস্যা নেই তো? नो 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 इशू। ओके सर। तो देखो सर, जो एरिया जितना ब्लैकिश दिख रहा है ना, काला काला, हाँ ये एरिया उतना टफ है, और जो जितना लाइट ग्रीन है वो उतना इजी है। सर इंडिया लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन का एक मीडियम कैटेगरी में है। ठीक है, चाइना थोड़ा ज़्यादा लाइट है, उसका रैंकिंग थोड़ा हायर है। ऑब्वियसली चाइना का रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख के समझ में आता है। और ये साउथ अमेरिका जो रीजन है, साउथ अमेरिका का ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ये जो एरिया है, ये एरिया में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा डीप ग्रीन है। और ये एशिया अफ्रीका का जो रीजन है, मैक्सिमम अफ्रीका में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अलग अलग रीजन्स हैं, मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा सर।
यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मिडिल ईस्ट का एरिया, काफ़ी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ओके, तो पॉइंट इज दैट कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कंट्री का फ्यूचर, है ना। तो उसके लिए आपको पढ़ाया जाता है लॉ। अब आपको मैं रैंकिंग थोड़ा एक बार शो कर लूँ, एक बार मैं आपको रैंकिंग शो कर लूँ। लेकिन सर ये रैंकिंग वर्ल्ड बैंक ने कहा है बंद कर देगा, ये रैंकिंग वर्ल्ड बैंक ने कहा है बंद कर देगा। जो सिस्टम में ये लोग रैंकिंग निकलता है, ये रैंकिंग का जो सिस्टम, जो मेथोडोलॉजी है, इसको मैनिपुलेट किया चाइना ने। सबसे नंबर में कौन दिख रहा है सर? न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये देखो सर, मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, रिसेंट न्यूज़ है, एकदम रिसेंट न्यूज़ है। द एंड ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, द हिंदू में निकला है। इवन आप अगर गूगल करोगे ना, आपको ढेर सारा न्यूज़ मिलेगा। एंड ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिक टाइम्स में आया है सर। नो रेगुलेटरीज फाउंड इन वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस डेटा ऑन इंडिया। इंडिया के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम किया है वो चाइना ने किया है। इंडिया सीज अपॉर्चुनिटी एज वर्ल्ड बैंक ऑडिट फाइंड्स चाइना फ्रॉड इन डूइंग बिजनेस रैंकिंग। चाइना ने फ्रॉड किया, तो चाइना के फ्रॉड के कारण कुछ मैनिपुलेशन पता चला। तो इसमें मतलब ये पता चला कि भाई चाइना कुछ फ्रॉड कर रहा है, कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। वैसे अगर करंट रैंकिंग में अगर आप मुझे पूछोगे कि सर चाइना का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या इंडिया से अच्छा है, सर ऑब्वियसली अच्छा है। चाइना का इंडिया का मार्केट देख के पता चलता है ना कि इंडियन मार्केट से हम लोग अपने से ज़्यादा चीज़ चाइना का यूज़ करते हैं। गलत बोला क्या सर? अरे हम लोग अपने से ज़्यादा प्रोडक्ट चाइना का यूज़ करते हैं ना। तो इससे तो एक चीज़ पता चल ही जाता है कि चाइना का ईज ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली इंडिया से बेहतर है। बट रिसेंट ट्रेंड में इंडिया भी ग्रो कर रहा है और चाइना अपना रैंकिंग को गिरने नहीं देना चाहता, बिकॉज उसका कंपटीशन तो यूएसए से है। बट चाइना का कुछ अंदर का प्रॉब्लम है, जबरदस्ती मैनिपुलेट करने से नहीं होगा। लेकिन कुछ कंट्री हैं जो साइलेंटली बहुत अच्छा करता है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकॉन्ग। सिंगापुर तो एग्जाम्पल बनाया है रिसेंट ट्रेंड में बिजनेस को डेवलप करके। मतलब जो जगह कोई जाना पसंद तक नहीं करता था, कुछ बहुत ही कम टाइम में सिंगापुर एक वर्ल्ड क्लास कंट्री बना है। हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूके, ऑब्वियसली यूरोपियन नेशंस एंड यूएसए का, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस ऑब्वियसली बेहतर है। यू ऑल नो अबाउट दिस। सर वेयर इज आवर इंडिया? 63। 63, वेरी गुड सर, 63 में है हमारा इंडिया। और वो भी लास्ट 4-5 सालों में 142 से लेके पहुंचा है वहां पर। कहां से? 142। रैंकिंग था 142, रैंकिंग था 142, 142। सर ये सब चीज क्यों बता रहे हो? सर रीजन है तभी बता रहा हूं, समझा करो। 63 दिखाई दिया गया। हमारे आगे सऊदी अरबिया है, इसका भी सुन रहा हूं कि इसका भी कुछ मैनिपुलेशन है कि सऊदी अरबिया ज्यादा पैसा देके मैनिपुलेट करके रैंकिंग को स्टेबल कर रहा है। बट इंडिया का रैंकिंग एकदम क्लियर है, ये ऑडिट में पता चला, वर्ल्ड बैंक का चेक करके पता चला सर। लेकिन अगर आप देखो कि 5 साल पहले इंडिया 142 में था, तो एक कंट्री 142 से 63 रैंकिंग में है, ये सच में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है हमारे पर्सपेक्टिव में। बट क्योंकि इस तरह का मैनिपुलेशंस का खबर मार्केट में फैल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक सोच रहा है कि शायद इसको बंद कर देगा, बिकॉज मैनिपुलेट करने से प्रॉपर पिक्चर नहीं दिखता। कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है पैसा देके, वही अंदर का प्रॉब्लम। स्टाफ अगर गलती कर दे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बट ये रैंकिंग लोगों को बहुत मतलब मोटिवेट करता है कंट्री को कि वो अपने बिजनेस को और अच्छा करे, अपनी कंट्री के इकोनॉमी को और बेहतर करे। तो अल्टीमेटली आप लोग कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड के हो सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज हो, सीएमए हो, तो आप लोग क्यों पढ़ाई करते हो? आप लोग इसलिए पढ़ाई करते हो ताकि आप कौन बनोगे सर? नेशन बिल्डिंग में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हो सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये 3 पिलर है इंडियन इकोनॉमी का। ये पीछे है, आगे है, पास में है, साथ में है, तो इंडियन बिजनेस है। इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कहाँ है, इकोनॉमी को किधर लेके जाना है, और उसके बेसिस में बिजनेस का जो लॉ है ना सर, उसको कैसे यूज करें। ऐसे आप लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत कुछ पढ़ रहे हो, तो चलो सर समझ में आ ही रहा होगा कि बिजनेस लॉ क्यों समझना है, क्यों पढ़ना है। मैं बस आपको रिसेंट ट्रेंड में एक फैक्ट था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके इतना बात करते हैं हम लोग क्लास में, बट रिसेंट कुछ कारण के लिए, कुछ फ्रॉड के कारण, चाइनीज स्पेशल प्रॉब्लम चाइना का है। ये चीज इंडिया के लिए एक अच्छा हुआ कि इंडिया इस तरह का फ्रॉड के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिला। बट ये चीज अच्छा खराब हुआ है सर कि अगर ऐसा रैंकिंग बंद हो जाएगा तो वर्ल्ड लेवल में देखो क्या होता है, मुझे भी नहीं पता बंद होने से क्या होगा, बट फिर भी चलो देखते आगे। बट अभी हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। हम लोग बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अब सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं तो आपको बोल ही रहा था स्टार्टिंग से कि एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है। ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, एग्रीमेंट बनेगा।
हाँ सर सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या रे सही बोल रहा ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यस जैसे मानो कि मैं अगर विश्वजीत को बोलता हूँ, विश्वजीत मेरा ये मोबाइल खरीदेगा? हाँ विश्वजीत, हाँ बोल दे। यस हाँ सर आपका मोबाइल लेके मैं क्या करूँ, मेरे पास आपसे बेहतर मोबाइल है। हाँ वो बात तो मुझे पता है। तो सपोज मान की सर कितने पे बेचेंगे? सर मैं 20,000 में खरीदा था, मैं 25,000 में बेचूंगा, एक्सेप्ट करेगा? यस हाँ हाँ बोल दिया। सर एक मोबाइल या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐसे चीज होता है जिसका दाम नहीं बढ़ता है। अरे मेरा 20,000 का फोन 1 साल सर पुराना ये तो है। एग्जांपल ऑफर और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, अच्छा देखो साड़ा निकला। तो 20,000 का फोन मैं 25 में बेचना चाहता हूँ सर, यहाँ पर भी बिजनेस नहीं सर, कोई बिजनेस नहीं है, एग्जाम्पल है। तो मैंने मानो कि विश्वजीत को बोला कि विश्वजीत मेरा फोन खरीदेगा, तो विश्वजीत बोला यस, तो मैंने विश्वजीत को ऑफर किया, विश्वजीत ने एक्सेप्ट किया। 20 का फोन था 25 में, ठीक है, ऐसे तो कोई मानेगा नहीं बट विश्वजीत मान गया फॉर एग्जाम्पल। तो 20 का फोन 25 में ऑफर किया था मैंने, एक्सेप्टेंस किया कौन? विश्वजीत ने। क्या बन गया सर? सर एग्रीमेंट बन गया हमारे बीच में। क्या बन गया विश्वजीत? एग्रीमेंट। अब इसको अगर मैं लॉ के थ्रू से बांध दूं, बाइंड कर दूं लॉ के थ्रू से, लीगली बॉन्डेज कर दूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सिंपल बात है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अब मुझे भी विश्वजीत को फोन देना पड़ेगा, सिंपल बात है, और विश्वजीत को भी मुझे 25,000 देना पड़ेगा। हाँ सर, मैं विश्वजीत को फोन दूंगा, विश्वजीत मुझे 25,000 देगा, 25,000। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है सर? 25,000। यस सर, मेरे लिए कंसिडरेशन है 25,000। ये जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। मेरा कंसिडरेशन 25,000 और विश्वजीत का कंसिडरेशन है फोन, फुल मोबाइल फोन। थैंक यू सर। तो एक्चुअली ये है सिंपल लेवल में कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये सिंपल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी हम लोग सिंपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, थोड़ा गहराई में जाएंगे, बिकॉज ये सिंपल बातें मैं स्टार्टिंग में 2-3-4 क्लासेस में कर चुका। अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा गहराई में जाऊंगा, थोड़ा डेप्थ का चर्चा करूंगा, ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क बताऊंगा, केस लॉ डिस्कस करूंगा। ऐसे लास्ट क्लास में थोड़ा केस लॉ स्टार्ट हुआ है, याद है किसी को? लास्ट वीक में एक फेमस केस लॉ हुआ था। क्या यस केस लॉ था? कार्बोलिक वर्सेस कार्लाइल। कार्बोलिक वर्सेस कार्लाइल, वेरी गुड सर, कार्बोलिक वर्सेस कार्लाइल। अरे विश्वजीत को याद है, आप लोगों को याद है सर कार्बोलिक वर्सेस कार्लाइल? अरे और एक केस हुआ था लास्ट क्लास में, नाम बता। बोल्टन एंड जोन्स। बोल्टन एंड जोन्स, वाह सर मजा आ गया। बोल्टन वर्सेस जोन्स, इसका भी एक केस लॉ हुआ था। तो आज भी करेंगे ऐसे केस लॉस, ठीक है। रियल लाइफ में लॉ में क्या होता है सर, ये रियलिटी होता है टोटली, वास्तव में कुछ होता है रियल फैक्टर में, उसके ऊपर बेस करके बिजनेस में न्यू कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, और वही जो न्यू कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है फिर वही चीज एप्लीकेबल किया जाता है अगर कोर्ट उसको जस्टिफाई मानता है। अगर कोर्ट को लगता ही नहीं ये रीजनेबल है, तो उसको क्या करते हैं, लॉ बना के इंक्लूड कर देते हैं आपके पढ़ाई के लिए, रियल लाइफ प्रैक्टिस के लिए। तो ये लॉ का एक खूबी है कि ये प्रैक्टिस के साथ और समझ आता है। जब आप और थोड़ा सा बड़े होते जाओगे, रियल में जब एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आप प्रैक्टिस करोगे, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब प्रैक्टिस करोगे, आपके सामने ना रियल लाइफ फैक्ट आता जाएगा, रियल चैलेंज आएगा, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये केस है तो अब क्या करें। अब बिजनेस लॉ तब ओपन करोगे किताब, अच्छा इसके बारे में लॉ क्या कहता है, ठीक है, तब एज पर लॉ आप कोर्ट में जाके बात करोगे, फिर कोर्ट वो बात आपके सुनेगा। कभी आप लोग कोर्ट में लॉयर को प्रूफ करते हुए सुने हो सर? अरे फिल्म में देखे। हाँ मूवीज में देखे हो ना, एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। ठीक जिस तरह से मूवी में होता है, हाँ शायद उतना फिल्मी नहीं होता वहां पर, वो फैक्ट में बात होता है वहां पर ना इतना फिल्मी नहीं होता। जैसे फिल्म में होता है ना, अभी एक साउंड आएगा बैकग्राउंड में, ठीक है, फिर अगर किसी के मतलब जो हीरो है उसके खिलाफ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ कुछ वैसा ही होता है। मतलब जैसे स्टोरी जो होता है वही होता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है, आपके पॉइंट को प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही है। केस लॉ में न्यू केस लॉ में क्या होता है, वो कुछ चेंजेस कर देता है। ये शायद पहले वो नहीं था, बट उसके बाद से वो लॉ सामने आ गया है कि भाई उस केस में ऐसा हुआ था तो अब से यही फॉलो होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर, मतलब लैंडमार्क जजमेंट बोल सकते हैं इसको, है ना, लैंडमार्क जजमेंट। ओके, उस जजमेंट के बाद इस पूरा का पूरा खेल को चेंज कर दिया गया। हो सकता है कि वो 100 साल पुराना है, हो सकता है कि वो 200 साल पुराना है, हो सकता है कि वो 1 साल पुराना है, डजेंट मैटर। अगर वो लॉजिकल है, अगर वो रीजनेबल है, तो वो आपको लॉ में पढ़ना पड़ेगा। सर चलो सर पढ़ो, सर पढ़ो, पढ़ने से समझ आएगा
कि सर कहना क्या चाहते हैं। ओके चलो, तो आज मैं आपसे क्या बात करूंगा, ऐसे तो डिफरेंट ऑफर के बारे में बात चल रहा है बेसिकली, तो आज मैं ऑफर में ही बात को आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस तो समझ में आता है, बट ऑफर का डिटेल्स, एक्सेप्टेंस का डिटेल्स आपको समझना पड़ेगा। तो मैं बेसिक लेवल में ही हूँ सर, तो आपको मैं आज ऑफर के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे लास्ट क्लास में ये सब हुआ था ना, लास्ट क्लास में क्या रे, देखो तो थोड़ा सा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। यस हो गया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह का होता है सर, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशंस के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, जिनके पास, जिनका नहीं हुआ प्लीज मेरे से लिंक लेके ये वाला क्लास एक बार जरूर देख लेना। बहुत अच्छा डिस्कशन था कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसमें वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी एक रीजन होता है, फॉर्मेशन एक होता है, परफॉर्मेंस एक होता है। इसके बेसिस में हम लोगों ने देख लिया था सब कि जैसे वैलिडिटी के बेसिस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपका परफॉर्मेंस के बेसिस में अगर बात करें, सॉरी फॉर्मेशंस के बेसिस में बात करें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड परफॉर्मेंस के बेसिस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी दो होता है, और एग्जीक्यूटरी का भी दो पार्ट होता है, एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। ये सब भूलना नहीं है, ये सब सर लाइफ लॉन्ग काम आने वाला चीज भी है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये सब किया था, तो प्लीज एक बार जिन लोगों का नहीं हुआ है एक बार देख लीजिएगा सर, समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लीजिएगा। ओके, आस्क मी इन द क्लास, या फिर क्लास के बाद मैं वेट करता हूँ। ओके, अभी मैं बात करूंगा आपसे, ये सब तो मैं बोल दिया था, प्रपोजल एंड ऑफर पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास मेरा यही चर्चा चल रहा था, प्रपोजल एंड ऑफर, दो कॉन्सेप्ट होता है सर। हम लोग अभी क्या बात करेंगे, अभी आपसे मैं 2 मिनट पहले बात कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये ऑफर का डिटेल चर्चा चल रहा है, तो ऑफर के बारे में कहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आप लोगों को। प्रोपोजल भी बोला जाता है ऑफर को, क्या बोला जाता है, प्रोपोजल। अरे प्रोपोज तो आप लोग समझते हो क्या रे, अरे प्रोपोज समझते हो कि नहीं। एक वर्ड कोई सुने ना सुने, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो या बंगाली मीडियम या हिंदी मीडियम, बट एक वर्ड तो इंग्लिश में बचपन में यूज किए होंगे हर बच्चा, मतलब बच्चा मतलब बच्चे लेवल में नहीं, नॉर्मली थोड़ा बड़े होने के बाद, एकदम चाइल्डहुड का बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक हाई स्कूल में, आजकल तो सब केजी स्कूल में ही बहुत कुछ हो जाता है, बट हाई स्कूल में जैसे प्रोपोज करना, सुने हो कि नहीं सुने। हाँ सर, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, ऐसा सुने होंगे ना आप लोग, क्या रे, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। है ना, एग्जैक्टली ये प्रोपोजल वर्ड भी वही होता है सर, ऑफर, है ना। प्रोपोजल का, ऑफर का दूसरा नाम है प्रपोजल। ठीक है, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर दिया, कोई लड़की किसी लड़का को प्रपोज कर दिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजल, जो आप लोग स्कूल लेवल से सुनते हो। इवन जब फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुनते हो, बड़ा शर्मा के ही बात करते हो कि पता है उसने उसको प्रपोज किया। अरे अपने दोस्तों के बीच में गॉसिप नहीं करते थे क्या, अरे गॉसिप होता था कि नहीं होता था, जल्दी बोलो। Yes, नहीं sir. होता था, हाँ सर होता था ना, ये बहुत फेमस गॉसिप था। मतलब अगर स्कूल में ऐसा होता था, आई डोंट नो आप लोग कितने एंजॉय किए होंगे, हम तो बचपन में बहुत एंजॉय करते थे। अरे पता है ये किया है वो किया है, तो फिर ये अलग लेवल का मजा आता था। तो जो भी हो वही वाला प्रपोजल सर, बस थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, और वही उसका दूसरा नाम है ऑफर, जिसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में क्या कहा गया है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything, ये चर्चा लास्ट क्लास का चर्चा है कि अगर आप किसी को कुछ करने से, signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, किसी को कुछ करने से या फिर किसी को कुछ ना करने के लिए ऑफर करना। ऑफर दो कारण से हो सकता है, किसी को कुछ करने के लिए ऑफर कर सकते हो और किसी को कुछ ना करने के लिए भी ऑफर कर सकते हो। सर ना करने का एक ऑफर का एग्जांपल आप लोगों से उम्मीद करूंगा, प्लीज बताओ ना करने के लिए ऑफर क्या हो सकता है, बोलो। किसी से कुछ करने से आप रोकते हो कि ये वाला काम मत करना, बदले में पैसे देंगे, कोई भी ऐसा एग्जांपल। Selling the house, like मुझे ये हाउस पसंद है, मैं जो ओनर है मैं उनको बोला ये मत बेचिएगा, I'll buy it later when I'll have money. यस, मतलब उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके रखोगे। বাচ্চাদের বলে বদমাইশি করো না তাহলে টফি, हाँ हाँ हाँ, बदमाशी मतलब क्या बोल, और एक बार। বদমাইশি করো না বাচ্চাদের বলে না ছোটবেলায় তাহলে টফি দেব। टॉफी देवी, वो ऐसा वाला नहीं चलेगा, वो बचपन वाला टॉफी वाला नहीं चलेगा, रियल लाइफ बोलो। जैसे ये बिल्डिंग वाला बहुत अच्छा बोला,
ठीक है, बिल्डिंग वाला एग्जांपल बहुत अच्छा था कि भाई ये बिल्डिंग अभी मैं अभी नहीं ले पाऊंगा बट बाद में लूंगा मैं, बट आप अभी इसको किसी को मत बेचिएगा, बट उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रख लीजिए। करेंटली जो बुकिंग मनी है, नॉर्मली बुकिंग मनी 50,000 है, मैं आपको 1 लाख देता हूँ, बट डोंट सेल टू एनी अदर पर्सन, सेल इट टू मी। और उसका भी आप कागज में लिख के रख सकते हो कि भाई ये डील हुआ है, लेकिन उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होगा। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो, बोलो बोलो। Excuse me, sir. हाँ It's a type of down payment, I guess. यस, दिस इज डाउन पेमेंट ऑब्वियसली। Yeah. मतलब आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, मतलब ये कंडीशन है, ठीक है, कि भाई जैसे मानो कि अच्छा ये इसका एग्जांपल कौन दिया था, ये घर बेचने का किसका था? रमेश, हाँ आदित्य, आदित्य। ओके, तो जैसे मानो आदित्य ने सोचा कि ये घर था, तो वो घर उसको पसंद है, बट वो जिसका है वो बोलना चाहता है कि भाई ये घर मैं मुझे खरीदना है, आप किसी और को मत देना। तो लेकिन मानो कि मैंने भी गया, मैं भी सेम प्रपोजल दिया, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि आदित्य का बात माना जाएगा, मेरा बात नहीं माना जाएगा? कुछ तो बात होगा ना सर, कुछ तो पेपर में लिखना पड़ेगा, कुछ तो ऑफर एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं ये ऑलरेडी आदित्य के लिए है, जो आदित्य ने मुझे 6 मंथ्स का टाइम दिया है और इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया है, और मैंने ये ऑफर एक्सेप्टेंस मेरा जो घर का ओनर है उनके साथ ऑलरेडी डील हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर वो ओनर ने वो डील तोड़ा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर आदित्य ने अगर वो घर नहीं खरीदा बाद में, वो भी हो जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ रहे हो सर? हेलो, बात समझ रहे कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे चर्चा होगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मतलब कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन, जहां पर आपको सिखाया जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है। डोंट वरी सर, ये सभी चीजें मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए। जैसे ना करने के लिए किताबी एग्जाम्पल लास्ट वीक में पढ़ा था, रास्ते में किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया किसी का कार और किसी का स्कूटर। सर कार और स्कूटर में टकरार होता है, जनरल सेंस में बताना, लॉस किसका ज्यादा होने का चांसेस है? स्कूटर वाले का। हो सकता है गलती स्कूटर वाले का ही हो, लेकिन लोग मारता किसको है? कार वाले को। समझ गए ना सर? अब कार वाले, इसको डर हमेशा होता है, जिसका बड़ा गाड़ी उसको डर हमेशा ज्यादा। अब कार के साथ ट्रक का टकरार होता है तो किसको मार पड़ता है? ट्रक वाले को। ट्रक वाले को। कोई नहीं देखता कि गलती किसका है ना? अब जो ट्रक वाला होता है या फिर जो कार वाला होता है, ऑब्वियसली ऑपोजिट में जो डिफेंडेंट है सर वो थोड़ा वीक में है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे केस में अगर ट्रक वाला कार वाले को बोल रहा है कि भाई कोर्ट में मत जाना, पुलिस के पास मत जाना, पैसा लियो और घर जाओ, मतलब आपको पुलिस के पास जाने से रोक रहा है, मतलब रोक रहा है मतलब बेसिकली आपके साथ डील कर रहा है, ठीक है, कि डोंट गो टू पुलिस, डोंट गो टू कोर्ट, डोंट फाइल केस अगेंस्ट मी, बदले में आप ये पैसा रखो और मैटर को यहीं पर क्या करो, सेटअप कर दो। चल सकता है ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस है ना? ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस चल सकता है। कोर्ट को भी थोड़ा अच्छा होता है, इतना कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है, अच्छा ही है कि 2-4 केसेस कम आएगा तो, ठीक है, आप बात समझो, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्लियर हो रहा है ना बात? एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, सिंपल बात है। और जो भी ऑफर आप करोगे किसी को, जो भी प्रपोजल आप कभी भी किसी को करते हो, तो आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑपोजिट साइड में आपको एसेंट लेना है। एसेंट मतलब ओपिनियन विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। मतलब जैसे सिंपल बात है सर, विश्वजीत ने अगर किसी को ऑफर किया तो विश्वजीत क्या सोचेगा, या स्नेहेश ने अगर किसी को कुछ ऑफर किया, स्नेहेश मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? हाँ सर। अच्छा, स्नेहेश ने मान किसी को कुछ ऑफर किया तो स्नेहेश क्या सोचेगा कि भाई तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? तो अगर ऑफर करेगा तो ऑफर एक्सेप्ट हो, यही ना चाहेगा तू, यस है ना? है ना? सिंपल लॉजिक है। तो व्यू जो होगा विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर सच दैट सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रपोजल कर रहा है ना? तो सिंपल बात है, फिर से एक बार रीड कर रहा हूं प्रपोजल के बारे में। When one person signifies to another, section 2 subsection A of the Indian Contract Act बताता है, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, मतलब जो काम कर रहा है उस एक्ट को या फिर उस मतलब करना या ना करना दोनों के लिए he is said to make a proposal। इसको क्या सिंपल बोलेंगे कि प्रपोजल कर रहा है।
अब लास्ट क्लास हम लोगों ने डेफिनेशन के साथ साथ प्रपोजल का एसेंशियल पॉइंट्स में बात किया था, है ना, ये भी याद होगा आप लोगों को, है ना। मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ सर, बिकॉज आज का जो डिस्कशन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज आपको मैं ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में पढ़ाऊंगा और उसका केस लॉ भी करूंगा। उसके लिए मैं एक बार लास्ट क्लास का रिविजन होना जरूरी है, और जिन लोगों का नहीं हुआ था या मिस था उनका रिकॉल मतलब उनका भी हो जा रहा है। अच्छा देखो, ऑफर, एसेंशियल ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल, एक ऑफर या प्रपोजल को होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सब पॉइंट डिस्कस हुआ था। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा प्रॉमिस करता है या जो बंदा ऑफर करता है उसको क्या बोलेंगे? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर कॉल्ड प्रॉमिसर। जो ऑफर करता है उसको ऑफरर बोलता है, जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर कहलाता है। ये तो जानते ही हो, इसमें क्या बात है। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिसको किया जा रहा है उसको ऑफर ही कहते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसी, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको प्रॉमिसी कहते हैं ना। भूलना नहीं है ये सब चीजें। ऑफर ही मतलब जिसको ऑफर किया गया, प्रॉमिसी मतलब जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया। क्या बात समझ में आ रहा है रे? सबको पूछ रहा हूँ सब, जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया था उनको भी पूछ रहा हूँ, है ना। जिनको ऑफर किया गया वो ऑफरी, जिन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिसी, जिन्होंने ऑफर किया ऑफरर, और जिन्होंने प्रॉमिस किया प्रॉमिसर। सिंपल बात है, इसमें और क्या कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। लॉ बड़ा सिंपल है, बट फिर भी लॉ दिमाग खाता है लोगों का। अच्छा, फॉर ए वैलिड ऑफर, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए, अच्छा ऑफर और प्रपोजल दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है सर, ठीक है। ऑफर एंड प्रपोजल दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब आप ऑफर की जगह प्रपोजल, प्रपोजल की जगह ऑफर ऐसे यूज कर सकते हो। फॉर ए वैलिड ऑफर या प्रपोजल, द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। या तो आप कुछ करने के लिए अपना विलिंगनेस बताओ, या तो कुछ ना करने के लिए विलिंगनेस बताओ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था, ए विलिंग टू सेल इज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी। ए अपना कुछ गुड्स है, कुछ चीजें हैं जो बी को कुछ सर्टेन दाम पे बेचना चाहता है। सिंपल बात है कि भाई ये बोल रहे मेरा ये प्रोडक्ट है, ये दाम पे आप ले लो। तो ये चर्चा भी मैंने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो ये सब चीजें एक बार आप लोग रिकॉल कर लेना लास्ट क्लास देख के, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार प्रपोजल या ऑफर के बारे में रिकॉल कराया, और जिनका लास्ट क्लास मिस है प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑफर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसके बारे में भी गजब अच्छा चर्चा था सर, कि ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा चर्चा था। फिर हम लोगों ने काइंड्स ऑफ ऑफर, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बात किए थे। हाउ मेड, टू हुम मेड, ठीक है। हाउ मेड में एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, टू हुम में जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर चर्चा किया था कि नहीं? अरे यस हो गया था। जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग चर्चा किया था। और जनरल को बोलते के टाइम पे हम लोगों ने कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक एंड बोल्टन वर्सेस जॉन्स, ऐसा कुछ केस लॉ के बारे में भी चर्चा किया। डोंट वरी, ये कार्बोलिक और स्मोक बॉल जैसे केस लॉ फिर से चर्चा होगा, इसका चर्चा फिर से होगा। बोल्टन वर्सेस जॉन का केस भी फिर से चर्चा होगा, एरिया है जहां पर मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, क्रॉस ऑफर चर्चा मैंने किया था लास्ट क्लास में, शेयर करो किया है ऑलरेडी मैं किसी को, किसी के साथ शायद नहीं किया हो तो प्लीज एक बार मुझे पिन कर देना, मैं उनके साथ भी शेयर कर लूंगा। और आप लोग प्लीज एक बार घर पे ये सब चर्चा प्लीज सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत काम का है, स्पेशली एग्जाम एंड एज वेल एज फॉर रियल लाइफ। अच्छा, अभी क्या करेंगे सर अभी हम लोग बात करेंगे वैलिड ऑफर का एसेंशियल पॉइंट। मतलब अगर एक ऑफर को वैलिड होना है, अगर एक ऑफर को वैलिड होना है तो उसका क्या एसेंशियल पॉइंट्स है, ध्यान से सुनो, अभी समझ में आएगा। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। मतलब आप अगर किसी को कुछ ऑफर करते हो या किसी के साथ कुछ एक्सेप्टेंस, ऑफर करोगे तो एक्सेप्टेंस के बारे में सोच भी रहे हो, बट अभी एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं सोचना है। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट ऑफर, ओके, कि भाई जो मैं ऑफर कर रहा हूं इसका वैलिडिटी किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, लीगल रिलेशन क्रिएट करेगा, मतलब ऐसा कोई भी काम ना करो जो इलीगल है। सिंपल बात है, जो लॉ के आंखों में इलीगल है ऐसा कोई ऑफर आप किसी को कर नहीं सकते। बहुत सारे, जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ, आप किसी को बोलते हो कि भाई मैं तुम मेरे लिए ये काम करके तो मैं तुम्हें ड्रग्स दे दूंगा। बात समझ रहे हो? जैसे पाकिस्तान जैसे हमारा एनिमी कंट्री है, यू ऑल नो, पाकिस्तान से कोई आपको बोलता है कि भाई
आप ना मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दो कंट्री के बारे में, मैं आपको बदले में इतना पैसा इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। कराची से आपके पास मैसेज आता है, मान जाओगे क्या? हाँ, करोड़ों के लिए बिक जाओगे? हाँ, अरे ऐसे गद्दार लोगों के लिए मुश्किल बढ़ता है कंट्री का, ठीक है। ऐसा काम ना कीजिएगा कभी भी, कोई करेगा नहीं, आई डोंट नो, सब देशभक्त है। बट मुश्किल यही हो जाता है कि लीगल कॉन्सेप्ट मतलब जो लॉ के आंखों में इलीगल है ऐसा कोई भी काम, ठीक है। किसी को ड्रग्स देना, मतलब ड्रग्स का ऑफर करना किसी को, इवन मैंने देखा सर कॉलेज लेवल में बहुत लोगों को, स्टूडेंट मतलब हमारे दोस्तों के बीच में किसी को कोई बोलता है कि भाई डेंड्राइट का ऑफर करता है, भाई डेंड्राइट का पैकेट गिफ्ट करेंगे तेरे को, नशा करता है लोग ये सब चीजों में। आई डोंट नो, ये सब इलीगल बातें हैं, है ना। जो चीजें इलीगल हैं आप ऐसे ऑफर नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। पकड़ा जाएंगे तो फिर उसका सजा अलग है सर, पेनल कोड में भी सजा आ जाता है। लेकिन सिंपल बात है, आप लॉ के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी ऐसा डील नहीं कर सकते जो आपको लीगल कॉन्सेप्ट में जाने में रोकता है, ठीक है। इलीगल चीजें अलाउड नहीं है सब, कुछ चीजें तो कॉमन सेंस में भी पता चलता है, हाँ कुछ चीजें लॉ में लिखा होता है। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज इन लीगल रिलेशनशिप। If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relation, it is not considered as valid offer in the eye of law. A social invitation, अच्छा ये एक अच्छा एग्जांपल है। सोशल इन्विटेशन जो होता है वो लॉ के नजर में लीगल नहीं होता। Even it is accepted, does not create legal relations because it is not so intended. Point to be noted, sir. चलो सर कहीं पर जाते हैं सोशल मैटर पे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए सर? आईटीसी घूम के आए सर, आईटीसी रॉयल बंगाल चलेगा क्या? ये बड़ा फेमस एग्जांपल है मेरा, याद आ जाता है मेरे को। ये कोलकाता में बना हुआ बड़ा ही फेमस, आई थिंक 7 स्टार होटल है। अरे क्या मैंने सही बोला? 5 स्टार तो सुना मैंने, 7 स्टार होता है कि नहीं आई डोंट नो, ठीक है, इतना नॉलेज नहीं है होटल के बारे में। बट ये अपना साइंस सिटी के बगल में आईटीसी ग्रुप का ही, आईटीसी सोनार बांग्ला के बगल में बना है सर, आईटीसी रॉयल बंगाल। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहने का कुछ नहीं है, ये आईटीसी रॉयल बंगाल में मानो कि विश्वजीत ने पार्टी दिया सबको, आप विश्वजीत की तरफ से पार्टी, हाँ सर विश्वजीत का जन्मदिन है, विश्वजीत ने पार्टी दिया आप सबको, आप सब जाओगे कि नहीं जाओगे? जल्दी बोलो सर। विश्वजीत बुलाया कि तुम, बुलाया कि नहीं बुलाया सबको पार्टी में? ये सब बुलाए, हाँ बुला लिया एकदम। तो विश्वजीत पार्टी दिया है आप सबको, तो आप एकदम जरूर जाओ, आईटीसी रॉयल बंगाल में पार्टी दिया। तो आपकी प्लेट भी दिया आपको खाने के लिए, जब आप वहां पर जाते हो प्लेट में थाली सिस्टम में आपको खाना भी खिलाया। बट सर हर थाली के पीछे ना प्राइस टैग भी लिखा हुआ था, ठीक है। एक्चुअली वो बस बुला लिया था, बट पेमेंट आप सबको करना है। मतलब इस तरह का बदमाशी हो गया, आपको पता भी नहीं चला, और जब भी आप निकल रहे हो तो आपको बोल रहे हैं कि सर आपका थाली का पेमेंट, और सबको बोल रहे हैं कि 5000 करके देना पड़ेगा। आई डोंट नो, मैं मान के चलता हूँ कि 5000 या 10,000 पर प्लेट। तो अब आप लोग गुस्सा हो गए विश्वजीत पे, बुला के पूरा का पूरा इंसल्ट कर दिया। तो सवाल यही है, क्या ये केस कोर्ट में जा सकता है सर? हाँ सर, क्या ये ये केस कोर्ट में जा सकता है? ना, ये केस कोर्ट में ना बनेगा नहीं, बिकॉज ये एक सोशल इन्विटेशन है ना। आपका दोस्त उसके जन्मदिन में आपको बुलाया, ठीक है। अब उसके ऊपर डिपेंड करके मैंने एक कहानी आपको बताया, ऐसे कोई करेगा नहीं, सबको पता है। बट से फॉर एग्जांपल कोई सोशल मैटर जो होता है ना, वो सोशल मैटर স্যার এগুলোই ডোমেস্টিক ল এর মধ্যে পড়ে ওরকম। हाँ डोमेस्टिक लॉ में आ जाएगा, बट ये बेसिकली वैसा कोई बात ही नहीं बनेगा, ये सोशल इन्विटेशन है, ठीक है। ये इंसल्ट बोलो जो भी बोलो वो अलग बात है, ठीक है। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट करता है, ये कोई लीगल इंटेंशन क्रिएट नहीं करता है, इसका इंटेंशन कोई लीगल मैटर है ही नहीं। दोस्त ने आपको बर्थडे में बुलाया, जन्मदिन में, इसमें क्या लीगल मैटर? सिंपल बात है। तो वो अलग बात की दोस्त ने पैसे का चक्कर कर दिया, अलग बात है, ठीक है। तो सोशल इन्विटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड, इसमें कोई लीगल इंटेंशन होता नहीं है। तो सोशल मैटर पे लॉ एकदम सिंपल बात करते हैं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। सोशल मैटर और भी होते हैं, मैं आपको आगे आगे इतना एग्जांपल्स बोलूंगा। आप जैसे मानो कि पापा ने अपने बच्चे को बोला कि बेटा तू अच्छा रिजल्ट कर, तेरे को ये दिलाऊंगा, बाइक दिलाऊंगा। फिर बच्चे ने अच्छा रिजल्ट किया, फिर पापा ने बाइक नहीं दिया, तो क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? पापा के अगेंस्ट में केस करने जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, गाना सुने हो ना? हाँ, तो बेटा अपने पापा के अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर रहा है, ठीक है।
कि गाना लिख के जज को सुना रहे हैं कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, ऐसा गाना लिख के कोर्ट में बता रहे हैं कि पापा ने बोला था, मैंने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, मेरे को नंबर भी अच्छा आया, पर फिर भी पापा ने बाइक देने से इनकार कर दिया, ये तो मेरे साथ इंसल्ट है, मैं तो पानी पानी हो गया और मैं सुसाइड करूंगा, थ्रेट दे रहा है। हाँ, कोर्ट क्या बोलेगा ऐसा केसेस में? हाँ रे, कोर्ट क्या बोलेगा, क्या लगता है? जाओ सुसाइड सर करो। केस नहीं बनेगा। कोर्ट बोलेगा कि जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, आपका मेंटल बीमारी हुआ है। तो एग्जैक्टली ये सब मैटर जो लीगल इंटेंशन नहीं क्रिएट करता, वो बात वैलिड ऑफर में आ नहीं सकता, ठीक है? तो इसलिए सोशल मैटर्स को यहाँ रखा है। अब सोशल मैटर्स हाँ बोल। এইসব সোশ্যাল ম্যাটার্স গুলো তো সিভিলে চলে আসে, এটা কন্ট্রাক্টে থাকে না, বাট সিভিল লয়ে ऑब्वियस চলে আসে। हाँ, सिविल में आ जाएगा, बट सिविल में भी देखना पड़ेगा कि अगर वो सच में कोई मैटर क्रिएट करता है कि नहीं करता। जैसे तुम बोलो ना कि बाप और बेटे के बीच में अगर कुछ ऐसे होता है तो सिंपल बात है, जैसे हस्बैंड ने बोला था वाइफ को कि मैं तुम्हें मंथली इतना करके पेमेंट करूंगा, बट हस्बैंड ने किया नहीं, तो क्या वाइफ जाके हस्बैंड के अगेंस्ट में केस कर देगा? मतलब नॉर्मल है ना? पहले वाले में हो सकता है, हाँ बोलो। पहले वाले केस में हो सकता है, लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल। हाँ, फ्रेंड्स एंड ऑल केस में शायद हो सकता है सिविल में, ठीक है, बट ये हस्बैंड वाइफ मतलब बाप बेटा, मतलब सन एंड फादर, ऐसे केसेस में कुछ नहीं बनेगा। मतलब वो तो ना तो सिविल लॉ में भी कुछ बनेगा, आई डोंट नो, बट नहीं बनेगा। तो इस तरह का सिंपल मैटर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट ये कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, सिंपल बात है। अच्छा, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। अब ऐसा बात नहीं कर सकते जो क्लैरिटी ना हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा तभी वैलिड होगा, ऑफर तभी वैलिड होगा जब वो क्लियर कट हो। अब ऐसा किसी भी चीज को ऑफर नहीं कर सकते जो क्लियर कट ना हो। मतलब जैसे इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग और इंडेफिनिट, वेग मतलब जो, समझ रहे हो ना सर, आधा अधूरा बात, ठीक है, बात आधा अधूरा है, मतलब पूरा नहीं है। जैसे कि एक सिंपल बात करते हैं, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ए ऑफर्स टू सेल बी, ए ऑफर कर रहा है बी को 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, ए ऑफर टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, क्या कर सकता है? क्या ये ऐसा ऑफर कर सकता है सर? बोलो सर। नो सर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। कौन सा, क्यों, क्या क्या मिसिंग है इसमें? किस चीज का तेल? वेरी गुड सर, समझ में आया रे आप लोगों को? हाँ, 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल बोला, बट कौन सा तेल? यहाँ पर ए और बी के बीच में, से फॉर मानो कि ये बहुत सारा तेल का बिजनेस करता है, ये मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करता है, ये पाम ऑयल का बिजनेस करता है, ये आपका कोकोनट ऑयल का बिजनेस करता है। वो बस बोला कि भाई आई ऑफर टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, बट विच ऑयल, कौन सा, बताना पड़ेगा ना सर। जब तक क्लैरिटी नहीं हो ना, जब तक डेफिनेट नहीं हो, तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, तब तक वो ऑफर वैलिड हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? रियाक्षी बोल, समझ में आ रहा है? जिन लोगों का प्रीवियस क्लासेस मिस है, मैं उनको और ज़्यादा पूछ रहा हूँ, बिकॉज वो लोग डायरेक्टली ऑफर समझ रहे हो, बेसिक और बातें था 2-4 क्लास में, बट फिर भी समझ, बेसिक बातें ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाकी सब चीज़ भी समझ में आ जाएगा। ओके, देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, बेसिकली यही पॉइंट है कि अब क्लैरिटी नहीं है पॉइंट पे कि आपका जो ऑफर था कौन सा तेल, भाई कौन सा तेल बेचोगे? आप दुकान में जाके बोलते हो कि दादा एक पैकेट दूध दी ना, हाँ, दुकान में पैकेज्ड मिल्क मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, सुबह सुबह सभी को दूध लाने का एक आदत है सर, घर घर में, स्पेशली इन सिटी। गांव में क्या होता है सर, वो ग्वाला होता है, वो अपना दोनों बाइक में टांकी लेके, दूध का टांकी लेके घर घर में जाके देता है, वहां पर नहीं पूछते भाई कौन सा दूध। बट शहर के लोगों के लिए, तो सिटीज पीपल और टाउन में जो लोग रहते हैं नॉर्मली, जो पैकेज्ड मिल्क, जैसे मैं अभी सिटी में रहता हूँ बट मेरा नेटिव गाँव में है, तो वहां पर सर वो ग्वाला आता है घर में दूध देने के लिए। बट यहाँ पर शहर में क्या है, आपको जाना पड़ेगा, मैं जाके बोलता हूँ कि दादा दूध दी, तो दुकानदार आपको पूछेगा क्या ना कि कौन सा दूध, अरे पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बहुत सारा कंपनी होता है, अमूल होता है, मदर डेयरी होता है, रेड काउ होता है, आईटीसी का आशीर्वाद होता है, कितना सारा दूध का पैकेट है। तो आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि भाई कौन सा दूध का पैकेट, क्या रे, बात सही कि नहीं? यस सर। ओके,
सिंपल सिंपल बात है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, जो ऑफर करते हैं वो कौन है? ऑफरर है। जो ऑफर किया वो ऑफरर, और जिसके पास ऑफर पहुंचा ऑफरी। ऑफरी, है ना? तो कहते हैं सर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सर इसमें भी केस बन गया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वेरी वेरी फेमस केस, बहुत फेमस केस है सर। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस, जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा जाता है ये वाला केस लॉ तो सामने हमेशा आता है। क्या केस है बताता हूं। An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise, there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। An acceptance of an offer is ignorance or the offer is not acceptance. अगर आपको क्या बोलते हैं सर, an acceptance of an offer in ignorance of the offer, अगर आपको ऑफर ही नहीं पता फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट नहीं बोल सकते। अब बात को समझो, आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है और फिर भी आपने बोला हाँ, अरे भाई क्या हुआ है, हाँ बोल दिया। बात को समझ रहे हो? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? मानो कि मैं अभी बोल रहा हूं कि आप सबको बाइक दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट करते हो तो आप लोगों को आईफोन दिया जाएगा। चलो बाइक छोड़ो, आईफोन दिया जाएगा, आप लोगों को आईफोन दिया जाएगा। लेकिन क्यों आईफोन दिया जाएगा वो वाला बात आप लोगों ने सुना ही नहीं, फिर भी आपने हाँ बोल दिया। मैंने ऐसा बोला कि अगर कोई पूरा का पूरा कोलकाता शहर का जितना ड्रेनेज कैनल है सब साफ कर दे, एक टीम बना के, जो टीम अच्छा ड्रेनेज साफ करेगा उसको आईफोन मिलेगा, ठीक है? ये बात आप लोगों ने सुना नहीं। ऑफर जो है वो आप लोगों के पास पहुंचा नहीं, ठीक है? या फिर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ आईफोन के बारे में ध्यान दिया कि भाई आईफोन देगा कुछ करने से। लेकिन क्या करना है ना, पूरा का पूरा कोलकाता शहर का ड्रेनेज सिस्टम को सही करना है। पानी बहुत जम रहा है शहर में, ठीक है? नॉट जस्ट इन कोलकाता, हर एक छोटा छोटा शहर में भी आजकल ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। पब्लिक एजुकेटेड नहीं हुआ है सर, पब्लिक एक्चुअली गधा बना है, डब्बा एजुकेटेड बना है पब्लिक। वी ऑल, मी ऑल्सो, कुछ भी खाना खाते हैं प्लास्टिक नाली में गिरा देते हैं, कुछ भी करते हैं प्लास्टिक लेके, थर्मोकोल लेके, सब एकदम नाली में, तो फिर पानी जाएगा कहाँ? ड्रेनेज तो सही नहीं रहेगा। कैनल बना के रखा है पुराने मिनिस्टर लोगों ने पुराने टाइम पे, हाँ, कैनल सब ब्लॉक कर মানে অন্যান্য সিটির তুলনায় আমাদের কলকাতার ড্রেনেজ সিস্টেম অনেক বেটার। उस पे क्या फर्क पड़ता है? किसी का अच्छा है मेरा, किसी का बुराई करके मेरा अच्छाई का क्या है? कोलकाता में पानी जमता है कि नहीं जमता ये बता मेरे को तो पहले। दूसरे सिटी के साथ कंपेयर नहीं करना है अभी, खुद के साथ पहले खुद का कंपेयर करो। दूसरों के साथ कंपेयर करके क्या मिलता है तुम्हें? कंपेयर बाद में कर लेना। लेकिन क्या कोलकाता में प्रॉब्लम है? यस और नो? यस सर, প্রচুর জল জমে। হ্যাঁ স্যার, সম্পদ স্যার বুক অব্দি জলের মধ্যে আছে। बस दैट इज द पॉइंट। किस शहर में क्या सिचुएशन से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आपको बोलूं कि चंडीगढ़ के साथ कंपेयर करो तो फिर आपका तो पानी पानी हो जाएगा शर्म के मारे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंदौर के साथ कंपेयर करो, आपको अगर मैं बोलूं भाईजैक के साथ कंपेयर करो, फिर आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, हाँ? अगर आपको मैं बोलूं विजयवाड़ा के साथ कंपेयर करो, आप शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। आपको बस 2-4 शहर के बारे में पता है। एक बॉम्बे को ले लेते हो आप, वहां का पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर, एक अलग रीजन है, ठीक है? आप दिल्ली को ले लोगे हार्डली, ठीक है? तो इनके साथ कंपेयर करके आपको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना देखो, प्रॉब्लम हमारा है, हमें ठीक करना पड़ेगा। किसका अच्छा है किसका बुरा है, ये कुछ ऐसा बात हो गया। कोलकाता में ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत है, बट जब भी हम कोई भी बात उठाते हैं ना, कि सपोज मानो हमारे सीएम को कोई बोलता है कि कोलकाता में बहुत ट्रैफिक का इश्यू है, तो फिर वो क्या बोलेगा? सोल्यूशन नहीं देखना है, बॉम्बे जाके देखो, वहां पर ट्रैफिक तो गाड़ी हिलता ही नहीं है बस। अब बॉम्बे में इससे भी खराब ट्रैफिक है, तब तो अच्छा है, चलो ठीक है, तब बैठ जाते हैं गाड़ी में चुपचाप। कुछ बात ऐसा हो गया ना सर, ये तो मन को तसल्ली देना। बट सीरियसली सर, कोलकाता का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। मेरे घर के सामने कोलकाता का 2 फेमस कैनल गया है, मैं जहां पर अभी रहता हूँ, दैट इज केस्टोपुर कैनल एंड बागजोला कैनल। ये 2 कैनल कोलकाता का पूरा ड्रेनेज सिस्टम का ना मतलब हार्ट माना जाता है। एक साउथ में है पुराने आदि गंगा, और नॉर्थ के लिए है ये केस्टोपुर खाल एंड बागजोला खाल। हालत कभी देख के जाओ, जो लोगों को पता है उनको पता है, हालत देख के जाओ समझ में आएगा। एक जमाने में बांग्लादेश के साथ ट्रेड होता था, आज से 50 या 60 इयर्स 70 इयर्स बैक बांग्लादेश के साथ ट्रेड होता था। यहाँ से चटगांव तक कैनल पूरा कनेक्टेड है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी भी लाइन बना हुआ है।
कभी आओगे तो अभी साइड से जाओगे ना, बांग्लादेश पहुंच जाओगे। तो जिस मतलब ये डेवलपमेंट कहाँ हुआ सर? ये तो डेवलपमेंट के नाम पे धोखा हुआ है। जो भी हो, चलो सर पॉलिटिक्स हो जाएगा, अभी ये बात नहीं करेंगे। अभी तो केस्टपुर खाल का ऐसा हालत है कि कभी अगर गलती से भी किसी ने कहीं गिर गया ना, वो वहीं पर उसका जान खत्म हो जाएगा। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। एयरपोर्ट हो जल उठे। हाँ, एयरपोर्ट एयरपोर्ट हाटू जल। यस, हालत ऐसे ही खराब है। मतलब ये शहर की खराबी नहीं, अगर अपना कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सुधारना पड़ेगा। किसका क्या अच्छा है बुरा है क्या फर्क पड़ता है कंपेयर करके? मेरा कहना सिंपल है। ऐसे स्नेहस को थोड़ा खराब लगता है क्योंकि स्नेहस अच्छा चीज भी तो मैं बोलता हूँ। हाँ, तो ऐसा क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ खराब चीज बोलता हूँ? ओके देख ना सर, स्नेहस गुस्सा हो जाता है बंगाल के बारे में एक खराब चीज। हाँ बोल। तो बागजोला खाली से सेम अवस्था। हाँ एक ही तो, बागजोला का केस्टपुर का जो टाउनशिप है वो तो दोनों हाँ। कैनल के बगल में है, एक तरफ बागजोला एक तरफ केस्टपुर। जैसे पूर्ण में से शेयर हो गया, शेयर आसमे ना वहीं पर खत्म हो जाएगा सर। कैनल को ठीक से मेंटेन करने से बन जाएगा सर, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। ये আমার স্যার একটা জিনিসই শুধু রাগ স্যার, ওই মানে জবে থেকে কম্পিউটার আসাটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বন্ধ করে দিয়েছে, ওইটা ওই ডেভেলপমেন্টটা জন্যই আজকে এরকম সিচুয়েশন। রাগ করে লাভ, না হলে ব্যাঙ্গালোরের জায়গায় স্যার আজকে কলকাতায় থাকতো না। अरे अभी भी बहुत सारा ऑफर है, एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे हम लोग। स्टिल अभी भी बहुत सारा ऑफर मार्केट में है जो एक स्टेट को डेवलप करने के लिए आगे बहुत दूर लेके जाएगा। डिपेंड यही है कि क्या हमारा स्टेट उसको देख पा रहे सर। ऐसा नहीं कि जो चला गया छोड़ो ना, अभी 95 नहीं चल रहा है, दिस इज 2021। 2021 में भी बहुत सारा ऑफर है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारा स्टेट का लोग, द पब्लिक ऑफ बंगाल, नॉट जस्ट मैं बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाल। जो लोग उड़ीसा से हैं वो उड़ीसा के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग बिहार से हैं वो बिहार के बारे में सोच रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग सर, साक्षी, विश्वजीत, बहुत है जो लोग बिहार से हैं, उड़ीसा से भी हैं। हाँ बोलो सर। टाउन लेकिन बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है। क्या चीज सर? यहाँ का जो मतलब सारा ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ मतलब डेवलपमेंट, न्यू टाउन एरिया हमारा मतलब लास्ट ईयर जो अम्फान आया था ना, हाँ तब भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए करंट गया था अम्फान के टाइम में भी। तुम न्यू टाउन में रहते हो ना? हाँ हाँ न्यू टाउन तो सर स्मार्ट सिटी है, मतलब जो स्मार्ट सिटी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, न्यू टाउन एक्चुअली KMDA का, मतलब आपका न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन का ही एक विंग है जो हार्डको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, सॉरी हार्डको, हाँ हार्डको भवन है ना न्यू टाउन गेट के पास में, वो एक्चुअली इसको स्पेशल वे में बनाते हैं। न्यू टाउन का एक अलग ही डेवलपमेंट है। न्यू टाउन ऑब्वियसली नो डाउट अभी इंडिया का बना हुआ बेस्ट ग्रीन सिटी में से एक है। चलो एक प्राउड का बात आ गया, इंडिया का बना हुआ सबसे बेस्ट ग्रीन सिटी में से एक है न्यू टाउन, सीरियसली। इवन न्यू मुंबई जो नवी मुंबई बना है वो भी इतना ब्यूटीफुल, मतलब इतना साइंटिफिक नहीं बना हुआ है जो न्यू टाउन बना हुआ है। ऐसे Yes. बनना, हाँ ऐसे और बनना चाहिए सर, ऐसा और बनना चाहिए। चलो ये एक अच्छा अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से। अच्छा तो फिर अभी चलो फिर से आ जाते हैं सर, बहुत चर्चा कर लिए देश शहर के बारे में। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, an offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made, otherwise there cannot be acceptance of it। unless an offer is communicated there can be no acceptance। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस क्या हुआ था एक बार सुन लो सर, अच्छा केस लॉ है। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त बड़ा फेमस केस है। केस में ये हुआ था, गौरी दत्त, ध्यान से सुनना, गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट, सर्वेंट का नाम है लालमन, ओके। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। उसका नेफ्यू गुम हो गया सर, उसको ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन भेजने के बाद उसका मन बावला हो गया और बोला, बावला मतलब समझते हो ना, पागल हो गया था कि भाई नेफ्यू को नहीं मिल रहा है, कि जो कोई भी मेरा नेफ्यू को ढूंढ के देगा उसे मैं अवार्ड दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। Then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward। लालमन ने उसका जो नेफ्यू है उसको ढूंढ निकाला था, बट सर क्या इस केस में लालमन को पता है रिवॉर्ड के बारे में? हेलो नो सर। लालमन जब घर से निकल गया उसके बाद गौरी दत्त ने ये डिक्लेयर किया, तो बाकी लोगों को पता था लालमन छोड़ के,
अब लालमन वापस आया और रिवार्ड, बाकी लोगों ने उसको बोला कि भाई पता है तुमको रिवार्ड मिलने वाला है, फिर लालमन जाके बस जब गौरीदत्त को बोल रहे हैं कि भाई रिवार्ड, तो फिर गौरीदत्त बड़ा मतलब दिमाग लगा के बोल रहे भाई रिवार्ड तुम्हारे लिए नहीं था, बिकॉज ऑफर तो तुम्हारे लिए था ही नहीं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, when he came to know the reward, he claimed it, held he was not entitled to the reward as he did not know the offer, because लालमन को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तो रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, ये जनरल ऑफर नहीं था एग्जैक्टली तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो यहाँ पर लालमन के साथ ये कम्युनिकेट हुआ नहीं था, तो कम्युनिकेशन बिना अगर लालमन बोलेगा नहीं मुझे रिवॉर्ड एक्सेप्ट है, बट आपको तो ऑफर ही नहीं पता, आप एक्सेप्टेंस किस चीज का कर रहे हो, आपको बात समझ में आ रहा है सर? ऐसे आपको सुनने में ऐसा लग रहा है गौरीदत्त ने ये अच्छा नहीं किया हाँ सर, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि गौरीदत्त ने इसे अच्छा नहीं किया, बट अगर लीगली देखा जाए, ये वाला केस बड़ा फेमस है कि गौरीदत्त ने जब बोला था तो लालमोहन ने ये ऑफर सुना ही नहीं था। तो जो चीज तुमने सुना ही नहीं तुम उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? हेलो, बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलो सर, सभी को पूछ रहा हूँ। विक्रम बोल, विक्रम को समझ में आ रहा है? विक्रम बोल। हाँ सर समझ में थोड़ी थोड़ी आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है? ओके, একটু একটু এলেই হবে, কোনো অসুবিধা নেই, আস্তে আস্তে পুরোটা বুঝে যাবি। পুরনো 2-3টে ক্লাস একটু করতে হবে, পুরনো ক্লাসগুলো হয়ে গেলে এই এরিয়াগুলো পুরোটাই বুঝতে পারবি। তুই প্রথম ক্লাস করছিস, একটু তো অসুবিধা হবে। ওকে, अच्छा, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब क्या है सर, ऑफर जब आप किसी को भी करते हो तो उल्टा साइड से उसका एक्सेप्टेंस भी मांगा करो, है ना? आप जब किसी को प्रपोज करोगे तो ऑब्वियसली हाँ सुनने के लिए करोगे ना, तो एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, ना भी मिल सकता है, बट जब भी कोई भी किसी को कुछ ऑफर करता है, जैसे मानो कि आप दुकानदार को जाके बोलते हो कि दादा मेरे को 1 किलो आटा देना, चावल देना, जो भी चाहिए आपको, तो आप ऑब्वियसली क्या चाहते हो कि एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसके पास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। आप दुकान में जाते हो, मेडिसिन शॉप में जाते हो कि भैया मेरे को ये वाला मेडिसिन चाहिए, ठीक है, चलो एक मेडिसिन शॉप में घूम के आते हैं फटाफट। कौन सा मेडिसिन जाए सर? एपोलो, आजकल बड़ा चलता है, एपोलो फार्मेसी, ठीक है। ऐसे 2 मिनट के लिए जा रहे हैं एपोलो फार्मेसी। आपको एपोलो फार्मेसी से क्या लेना है? दवाई लेना है सर, ठीक है। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी बहुत चल रहा है एपोलो फार्मेसी का, घर बैठे बैठे 2 घंटे में आपको डिलीवरी करेगा, ऐसा बोल रहा है, मैंने भी किया, मेरे को देखे गया। तो एपोलो फार्मेसी में जाते हो और उसको बोलते हो कि भाई ये वाला मेडिसिन है कि नहीं, तो एपोलो बोलते हैं कि यस, अगर हाँ है तो एक्सेप्टेड है, अगर ना है तो फिर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा नहीं, सिंपल बात है। अब यही पॉइंट को यहाँ पर लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलते हैं कि इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, मतलब ओपिनियन, एसेंट मतलब ओपिनियन, एड्रेस एंड नॉट मेयरली विद व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन टू मेकिंग एन ऑफर। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपने ऑफर कर दिया बस यही है, वो ऑफर को ऑफर नहीं कहते। अभी मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। इन्विटेशन टू ऑफर, तो इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर में फर्क होता है। अगर ऑफर का कैरेक्टर फुलफिल नहीं होता ना तो उसको ऑफर नहीं कहेंगे, बट सुनने में लगता है ऑफर। सर क्या बात करते हो? ऑफर का कैरेक्टर अगर फुलफिल नहीं करता है, ऐसा भी चीजें होते हैं जो सुनने में ऑफर लगता है, यस, ऐसा चीजें मिलेगा आपको। 2 मिनट रुक जाओ, बिजनेस वर्ल्ड ना कभी कभी ना दिमाग भी खराब कर सकता है। अच्छा, इट मे बी कंडीशन, हाँ सर, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल ऑफर में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन के साथ ऑफर है। जैसे क्या ऑफर है सर? ऑफर कुछ ऐसा हो गया, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट ऑफ आरटीजीएस एनईएफटी, किताब में ऐसा बोला। अगर कोई बोलते कि नहीं जीपे करना है, मतलब गूगल पे करना है, फोन पे करना है, पेटीएम करना है, तभी पेमेंट एक्सेप्टेड होगा, कैश नॉट एक्सेप्टेड। हाँ सर, क्या कोई ऐसा बोल सकता है? किसी को कुछ सेल करना है और वो बोलता है कि मेरे को सिर्फ गूगल पे में ही पेमेंट करना है, या फिर मेरे को सिर्फ फोन पे में ही पेमेंट करना है, डोंट पे थ्रू कैश और डोंट पे इन आरटीजीएस और एनईएफटी, मैं तो सिर्फ यूपीआई ही एक्सेप्ट करता हूँ। क्या कोई ऐसा बोल सकता है आपको ऑफर करने के टाइम पे? यस सर, बोल सकता है, बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको मंजूर है तो आप आगे बढ़ो, अगर मंजूर नहीं है तो फिर छोड़ो। अगर मंजूर नहीं है, कंडीशन अगर आपको मंजूर नहीं है, अगर कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है तो आप चिल्ला के कुछ नहीं कर सकते। कंडीशन अगर मंजूर है तो आगे बढ़ सकते हैं, चिल्ला के क्या फायदा? वो तो बोल ही रहा है कि भाई मेरा कंडीशन ये है, अगर आपको पसंद है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते नहीं कैश, मतलब ऐसे थे कैनो कैश कैनो नेवे ना,
आरटीजीएस एनईएफटी কেন নেবে না? সবাই নেয়, আপনাকেও নিতে হবে। अरे भाई जरूरी थोड़ी है, उसको नहीं लेना है, तुम क्या करोगे? हाँ, चिल्ला के क्या फायदा? देखना मैक्सिमम जगह में ना रास्ते में झगड़ा होता है, ठीक है, रास्ते में झगड़ा होता है ना, কেন কেন নেবে না কেন, সবাই तो নেয়। अरे भाई सबके साथ नहीं है, उसका ऑफर है वो नहीं लेगा, क्या करेगा आप? अगर वो लीगल बात कर रहा है तो ठीक है ना, अगर वो इलीगल बात कर रहा है, कोई सर्विस डिले कर रहा है, वो अलग बात। बट अगर किसी को पसंद नहीं है कि भाई मैं कैश में काम नहीं करता, तो आपको चिल्ला के कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, ये बात तो मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। मतलब ऑफर टू ऑल, ऐसा भी ऑफर होता है जो सबके लिए होता है, और ऐसे भी होता है जो स्पेसिफिकली होता है। जैसे कार्बोलिक बॉल का जो केस था, याद है लास्ट क्लास का केस? अरे यस सर। हाँ, ये वाला केस में फिर से चर्चा करूंगा, कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला। ये केस में क्या हुआ था, ये देखो, ये कार्बोलिक, आपको विकी मिल जाएगा इसका, बड़ा ही फेमस केस है और बहुत पुराना केस है 1892 का। ये कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस कुछ ऐसा था, कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस, টাইফয়েড হলে যে ভ্যাকসিন দেবে ওটা যদি মানে কাজ না করে তাহলে ডলার দেওয়া হবে। यस, 100 पाउंड, 100 यूके पाउंड। यस, कार्लाइल के साथ 1000 पाउंड, 100, हाँ नहीं 100 पाउंड है, 100 पाउंड सर, 100 पाउंड स्टार्ट हुआ था 100 पाउंड में, फिर इसको इंक्रीज करके 200 पाउंड हुआ था। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस बोले, इन्फ्लुएंजा, हाँ बोलो सर। नहीं सर, वो 1000 पाउंड का उन्होंने जो सबमिट किया था, वो उसका सर्टिफिकेट दिखाया था न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में, कि उन्होंने 1000 पाउंड अलग से रखा है। 1000 पाउंड अलग से, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये देखो 1000 पाउंड इज डिपोजिटेड, ये देखो लिखा है। यस, तो ये था केस कि कार्बोलिक जो स्मोक बॉल कंपनी है, ये जैसे आज के डेट में कोरोना आया है ना सर, ये कोरोना के जैसा ही है, उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा आया था। जैसे आज के डेट में किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि वो अच्छा नॉर्मल फीवर है। इन्फ्लुएंजा आज के डेट में एक नॉर्मल फीवर है, जैसे कोरोना आज के डेट में एक महामारी है सर। तो ऐसे टाइम था, 1892 का टाइम था, जिस टाइम पे अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता था तो वो डेंजर सिचुएशन था, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक बेसिकली एक इनहेलर टाइप का निकाला था। तो बोला था कि जो कोई भी इसको यूज करेगा, अगर उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी की तरफ से 100 पाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा एक ऑफर था। तो कार्लाइल बोल के एक लेडी थे, उन्होंने यूज किया था, फिर भी उसको हुआ था, तो उसके ऊपर केस लॉ बना था। और उसके बाद से ये कहा गया था कि ये जो ऑफर था ये जनरल ऑफर था, ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं था, जो कोई भी यूज करेगा सबके लिए था। तो ऑफर जनरल भी हो सकता है और ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है। लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल्स में चर्चा किया, आप लोग लास्ट क्लास का जो डिटेल्स है एक बार देख लीजिएगा। स्पेसिफिक वाला केस भी चर्चा किया था मैंने लास्ट क्लास में, बोल्टन और जॉन्स का केस, कि अगर कोई ऑफर किसी स्पेसिफिक किसी के लिए है तो वो उसी के लिए है, दूसरे किसी के लिए नहीं। जैसे मानो कि मैं चलो एक आप लोगों के साथ कभी कभार मैं क्विज करता हूँ ना, क्विज कॉन्टेस्ट हम लोगों के क्लास में चलता रहता है। जैसे मैं आपको मानो कि मेरा क्वेश्चन संपोध के लिए है, बट जवाब विश्वजीत दे रहा है, ऐसे विश्वजीत सबका जवाब दे देता है ना सर? आप लोग देखते होंगे क्लास में, विश्वजीत जिस क्लास में होते हैं सबका जवाब विश्वजीत दे देता है, तो विश्वजीत को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। विश्वजीत गुस्सा मत करना, हाँ विश्वजीत? यस सर। जब क्वेश्चन जनरल होता है, मैं ऐसा बोलता हूँ क्लास में या मैम ऐसे बोलते हैं कि कोई भी बताओ, तब कोई भी बता सकता है, इसका मतलब वो जनरल ऑफर है। अरे लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम लिया, जैसे मैं बोला कि ये क्वेश्चन संपोध के लिए है, ये क्वेश्चन स्नेहेश के लिए है, फिर भी विश्वजीत अगर बताता है तो ये गलत बात है ना। हाँ, अगर उससे नहीं होता है तब जाके विश्वजीत बोले या फिर कोई और बोले तो चल सकता है। बट ऑफर स्पेसिफिक है, वो भी हो सकता है, ऑफर जनरल भी हो सकता है। तो ये इसका चर्चा सर 2 केस लॉ के साथ किया था लास्ट क्लास में, एक कार्बोलिक और स्मोक बॉल कंपनी का और एक बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। बड़ा ही अच्छा केस है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अच्छा ध्यान से सुनिए सर, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ए बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सर। ए बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। In such a circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. Here, boy makes an implied offer. हाँ सर, क्या आपने बॉय को बुलाया था आपका गाड़ी साफ करने के लिए ट्रैफिक में? नो सर।
जैसे देखे होंगे आप लोग, बड़े शहर में दिखता है ट्रैफिक सिग्नल, देखे होंगे ना आप लोग? क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? फिल्म में देखे। मूवी में देखे हो, रियल में कभी नहीं? ट्रेन नो में? सर। ट्रेन में भी कभी नहीं? हाँ ट्रेन में देखे, झाड़ू लगाकर पैसा लेता है। झाड़ू लगा के पैसे देता है, हाँ। झाड़ू लगा के पैसा लेता है। मुझे अभी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। सर जॉली एलएलबी 2 में दिखाया था। किसमें दिखाया था? जॉली एलएलबी 2। जॉली एलएलबी 2 में? अच्छा, हो सकता है सर, मुझे इतना याद नहीं है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है सर, कि अगर कोई लड़का आके आपका गाड़ी साफ कर रहा है पर आप उसको कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन यहाँ पर ठीक है, बात यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर वो आपका गाड़ी साफ कर रहा है, इसका मतलब बेसिकली वो आपको गाड़ी साफ करने के लिए उसका मेन इरादा नहीं है, बेसिकली उसको पैसा चाहिए। तो रीजनेबल मैन कुड गेस दैट व्हाट ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर दिस। तो ये इम्प्लाइड ऑफर है। तो ये एक्सप्रेस भी है, उसका काम ही इम्प्लाई करता है, एक्सप्रेस करता है कि ये ऑफर है पैसा देने के लिए, ठीक है। तो ये ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। रास्ते में टैक्सी चलता है, याद है सर? ये वाला एग्जाम्पल में पहले दिया था, रास्ते में येलो टैक्सी देखे होंगे ना सर? क्या ये चिल्लाता है आपको रास्ते में हावड़ा हावड़ा करके? नो सर। नो मतलब सर। कहीं पर भी जाना हो, क्या टैक्सी चिल्लाता है बस की तरह? बस वाले फिर भी चिल्लाते हैं, हाँ, कि किधर जाना है, बट क्या टैक्सी रास्ते में चिल्लाता है कि मुझे इधर जाना है? हाँ, शेयरेड टैक्सी नो कोई सर। खाली क्या मैं समझा नहीं यार, एक बार बोल। तो शेयरेड टैक्सी कोई खाली तो करे तो हावड़ा अरे যাওয়ার वो জন্য। टैक्सी शेयर के लिए बना ही नहीं है एक्चुअली। टैक्सी जो होता है वो पर्सनल रिजर्व के लिए होता है। शेयर में जो टैक्सी चलता है ना, वो सुबह को चलता है। कभी भी आप नहीं देखना कि नॉर्मल टाइम में टैक्सी शेयर में जा रहा है। अगर ऐसा करेगा ना तो ऑटो वाले मारेगा उन लोगों को। अरे वो देखना, अर्ली मॉर्निंग पे शेयर का टैक्सी मिलता है। পৌঁছে দিতে हाँ 50-60 টাকায় হাওড়া পৌঁছে দিতে हाँ, ব্ল্যাক वो सुबह सुबह, वो सुबह 5 बजे 5:30 बजे স্যাটেল টাইম, सेटल, हाँ ठीक है, सेटल टाइप। वो बाद में उसी कॉन्सेप्ट को বালি यूज, থেকে এয়ারপোর্ট করে। हाँ वो करता है, वो बहुत जगह में करता है। लेकिन सर क्या टैक्सी इसके लिए, शटल के लिए तो टैक्सी नहीं बना है ना सर। टैक्सी रिजर्व में आपके साथ जाएगा, आप जहां जाने बोलोगे। तो टैक्सी का मतलब ही होता है किसी भी शहर में चले जाओ, नॉट जस्ट इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी चले जाओ, टैक्सी आपको हर जगह मिलेगा। टैक्सी का कॉन्सेप्ट यही है कि ये अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में, जुरिस्डिक्शन मतलब कोलकाता या फिर मेगा सिटी कोलकाता, ठीक है, मेगा सिटी कोलकाता एरिया में आप जिधर जाने के लिए बोलोगे वो उधर जाएगा, जाना पड़ेगा उसको, ये रूल है उनका। तो ये चिल्लाएगा नहीं, आप बैठते हो और बोलते हो कि दादा इधर चलो, हावड़ा सियालदा जा बोलोगे वो चलेगा, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है आपको। तो ये इम्प्लाइड ऑफर है कि मैं रास्ते में टैक्सी लेके निकला हूं। पहले के जमाने में होता था, यहाँ पर एक मीटर होता था, बाहर में होता था, अभी नहीं होता है, पुराने दिनों में होता था, इससे 20-25 साल पहले होता था। देखा है आप लोगों ने कभी? जैसे टैक्सी के सामने ना मीटर ऐसे लगा होता था, तो হ্যাঁ স্যার सामने होता था। अभी डिजिटल मीटर है, अंदर होता है, अभी डिजिटल मीटर अंदर होता है, लेकिन पहले बाहर होता था। अगर मीटर डाउन है, ठीक है, इसका मतलब टैक्सी गैरेज करने जा रहा है, तो उस टाइम पे वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर उसका मीटर, हाँ बोलो। মানে ভেতরে দেখেছি মিটার ডিজিটাল। डिजिटल मीटर आजकल दिखता है, बट आज से 20-25 साल पहले ना ऐसे बाहर में मीटर होता था, और मीटर को ना ऐसे बांध के, अगर लाल फीता पे बांधा हुआ है मतलब वो गैरेज जा रहा है, घर जा रहा है, वो अभी नहीं, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप बोलने से भी नहीं करेगा, और वो सही है। মিটার हाँ? বাইরে থাকলে রিডিং কি করে করতো? तब तो डिजिटल मीटर नहीं होता था, না না মিটার বাইরে থাকলে রিডিংটা করতো কিভাবে? वो बाहर निकल के देखा जाता था कि कितना मीटर में आया। अभी आप लोग अंदर बैठ के देख पाते हो, तब के जमाने में बाहर बैठ के देखे, मतलब अंदर बैठ के नहीं देख सकते हो, वो करने के बाद आप देख सकते हो कि कितना हुआ है। তাহলে তো প্রত্যেকটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের ডেলে যাওয়া উচিত, একটাও যায় না, নন রিফিউজাল ট্যাক্স তো রিফিউজ করে চলে যায়। वो एक्चुअली वो तो उनको लिखना पड़ता है, एक्चुअली वही तो प्रॉब्लम है सर। उसी के चलते तो आजकल ओला उबेर वाले का बोलबाला हो गया, लेकिन ये लोग भी नहीं जाते आजकल, जानते हो, ओला उबेर वाला भी नहीं जाता है। मैं कितना बार देखा कि बुकिंग किया, করে দেয়, हाँ बुकिंग कैंसिल कर देता है। ক্যান্সেল করে দেয়। एक्चुअली वो আমাদের लोग ফোন করে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবেন।
হ্যাঁ যেই সব বলে দেবে পছন্দ হলো না, উনি ক্যান্সেल করে দেয় সঙ্গে कैंसिल कर সঙ্গে। देगा, पहले आपको बोलेगा कैंसिल करने के लिए, अगर आप कहीं হ্যাঁ স্যার, कैंसिल नहीं करते हो तो फिर वो আমার बाद সাথে में। ঝামেলা হয়েছিল একবার এরকম हाँ, ভাবে। ऐसे तेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट लॉ के हिसाब से अगर चला जाए तो इसीलिए तो नो रिफ्यूजल लिखा गया था। ये नो रिफ्यूजल वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यों लिखा गया है, कहाँ चला गया, अभी नहीं दिख रहा है, बट नो रिफ्यूजल लिखा होता है यहाँ पर, बट फिर भी वो लोग कर देता है। अरे गवर्नमेंट तो मस्का लगाने के लिए बोल देता है, बट फिर भी बाद में कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट बात, बट पॉइंट बड़ा सिंपल है सर। अगर टैक्सी चल रहा है तो वो इम्प्लाइड ऑफर कर रहे हैं कि फिर मैं जाने वाला हूँ, आप जहाँ मुझे बोलोगे, इम्प्लाइड है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, तो ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब आप मुंह में बोल रहे हो, जैसे बस वाला चिल्लाते हैं, हावड़ा 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 करके बस वाला चिल्लाते हैं, है ना। जैसे मैं जब बचपन में कोलकाता आया था तो फर्स्ट टाइम जो, तो पापा मेरे को एक चीज़ बोला था, पापा और जो भी घर के सीनियर्स थे वो मेरे को एक चीज़ सिखाया था कि कोलकाता में कभी भी कोई गुम नहीं हो सकता। मतलब ऐसे बोले ना बंगाली में, हारिए गए, मतलब आप लॉस्ट नहीं हो सकते कोलकाता जैसे शहर में। तो मैं बोला क्यों। सर गोल गोल हाँ কলকাতা স্যার গোল টাইপের नहीं, এরিয়াটা, गोल गोल के लिए नहीं, उन्होंने मेरे को एक ट्रिक सिखाया था। तो মানে ट्रिक्स যেখান कुछ দিয়ে ऐसा যাবে था, একটা না একটা চেনা জায়গায় ঠিক उठेই যাবে এরকম একটা नहीं ব্যাপার मेरे को আছে। ये ट्रिक सिखाया था जब फर्स्ट टाइम आया था, तो बोला कि भाई हर जगह से हावड़ा का बस मिलता है, ठीक है। और क्योंकि मेरा जो नेटिव है वो खड़गपुर है, झाड़ग्राम है, तो हावड़ा से कनेक्टेड होता है झाड़ग्राम, ठीक है, नॉट सियालदा। तो हर जगह से हावड़ा का बस मिलता है। तो मेरे को सिखाया था जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था, फर्स्ट टाइम अकेला आया था एक बार, तो मेरे को बोला था अगर बाई चांस कभी भी कुछ ऐसा होता है ना, तुम हावड़ा आ जाना। उसके बाद तो हावड़ा स्टेशन बचपन से पता था, तो स्टेशन में चुपचाप खड़े रहना, कोई ना कोई आके तुमको लेके जाएगा शहर में अगर तुम गुम हो जाते हो। तो ये बचपन वाला ट्रिक्स था। जब फर्स्ट टाइम मैं क्लास 7 में पढ़ता था तो मैं अकेला, मेरे को हावड़ा स्टेशन से बस में चढ़ा दिया गया था, तो मेरे को पता नहीं था कैसे उतरना वगैरह है। तो ट्रिक्स मेरे को सिखाया गया था कि अगर आप कभी भी कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हो, हावड़ा का बस ले लेना और हावड़ा पहुंच जाना, ठीक है। तो एग्जैक्टली बस वाले चिल्लाते रहते हैं हावड़ा 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 हावड़ा, बड़ा फेमस है यहाँ का, ठीक है। इवन आप, मैंने बॉलीवुड स्टार के मुंह से भी बहुत बार सुना कि हावड़ा हावड़ा का जो ये है ना, ऐसे बहुत बार सुना मैंने। तो जो भी हो, आई होप कि अंडरस्टैंड सर आप लोगों को समझ आ रहा है कि ऑफर एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी होता है। अच्छा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, पॉइंट टू बी नोटेड। अब आ रहा है सर वो बात जिसके लिए मैं आज के पूरा क्लास में इंतजार कर रहा हूं कि मुझे आपको ये समझाना है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन और ऑफर में फर्क होता है। मेयर स्टेटमेंट और मेयर इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इच्छा, ओके, जिसको एक्चुअली बोला जाता है इन्विटेशन टू ऑफर। मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैजुअल इक्विटी, प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। वेट सर वेट, समझाऊंगा, पूरा केस लॉ समझाऊंगा, बट उससे लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कुछ बातें। पहले मैं कुछ बात करूँ ना आपसे, ओके। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is a mere statement of intention. पापा ने अपने बच्चे को बोला कि भाई मैं अपने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का मालिक तेरे को बनाऊंगा। क्या लगता है ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। पहले जमाने में, आजकल तो सर सभी पेरेंट्स का एक दो ही बच्चा होता है, एक लड़का एक लड़की, है ना, ऐसा ही आज के डेट में होता है। तो जो होता है बच्चा का वही होता है। फिर पुराने ज़माने में, मतलब पुराना ज़माना मतलब जस्ट आप 20-30 साल पुराने चले जाओ, 20 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक। जैसे मेरे पापा का ही जो लोग 6 मतलब 6 ब्रदर्स देयर, ठीक है। तो ऐसा देखा हूँ मैंने कि जॉइंट फैमिली है, 6 भाई हैं, 4 बहन हैं। तो कोई कोई भाई ना ऐसा होता था, वो ना अपने पेरेंट्स का ना, जिनका थोड़ा सा मन में चलता था प्रॉपर्टी को लेके कि नहीं नहीं पूरा प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, मैक्सिमम प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, तो वो क्या करता था अपने पेरेंट्स को ना, ऐसे हमेशा पेरेंट्स का ना, मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, ऑयलिंग करता था। ऐसे देखो सर, कोई ऑयलिंग करे ना करे, कोई बच्चा खराब हो बुरा हो, बट एक एथिक्स ये कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने सारे के सारे बच्चे के अंदर प्रॉपर्टी का सेम सिमिलर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन अलग बात ये हो जाती है कि कोई कोई क्या करते हैं, ऑयलिंग करके पापा का प्रॉपर्टी, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी अपने तरफ ज्यादा करने का कोशिश करता है। और ये घर घर की कहानी है। हाँ सर, किसी को भी पूछो, घर घर में थोड़ा सा नेटिव साइड में जाओ, कलकत्ता शहर में देखो, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं बड़ा भाई को ज्यादा दे दिया, छोटा भाई को ज्यादा दे दिया, कोई बोलता है नहीं जो मेजर मतलब मजला है वो ज्यादा ले लिया। क्या रे, सही बोला कि नहीं? ऐसा कहानी सुने हो कि नहीं आप लोग?
हाँ, प्रॉपर्टी का इशू, घर घर की कहानी है सर ये। तो जो भी हो, तो ये सब कहानी चलता रहता है। तो इसीलिए ऐसा वाला बात, फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ओनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई ऑफर नहीं है। मतलब इस केस को लेके अगर बच्चा जाए कोर्ट में कि नहीं पापा ने मेरे को देखिए चिट्ठी भेजा था कि सारा का सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम में करने का ऑफर किया था पापा ने, ये कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट क्या बोलेगा, दिस इज अ मेयर स्टेटमेंट नॉट द ऑफर, ये सिर्फ स्टेटमेंट है इंटेंशन वाला, कोई ऑफर नहीं है। सर ऑफर में क्या होना है वो वाला, ठीक है, जो इतना सारा पॉइंट आपको मैं अभी बोल के आया, तो ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। An announcement is give scholarship to children scoring more than 95% in 12th board is not an offer. Announcement क्या किया कि जो भी बच्चा 95% से ज्यादा बोर्ड में रिजल्ट करेगा उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये भी एक ऑफर है, ठीक है। ये ऑफर है कि इन्विटेशन टू ऑफर है? सर ये भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ये कोई ऑफर नहीं है। जो भी बच्चा 95% से ऊपर लाएगा उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ये एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है, कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। बाद में अगर वो ना दे तो आप कुछ बोल नहीं सकते। इसके ऊपर एक केस लॉ। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? Yes, बोलो 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 सर। ऑफर तो वर्बल भी हो सकता है कि वर्बल ऑफर होते हैं, यस तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस कैसे समझे? यस, वही तो समझने वाले हैं सर, वही तो समझना है अभी। इसीलिए तो मैं बोला कुछ पॉइंट पहले आपको दिमाग में लगाओ, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ सर। वेट एंड वॉच, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस को समझो कैसे। बहुत ही अच्छा सवाल किया सर आपने, ठीक है। इसके लिए एक फेमस केस है हार्वे वर्सेस फैसी का केस, 1893, ओके। ये केस नंबर है 1893 का केस है। केस क्या है वो देखना है और आपको पूरा समझ आएगा कि हुआ क्या था और आगे होता क्या है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन। ध्यान से सुनना सर, ये आंसर टू ए क्वेश्चन इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट, ओके। इसको भी इन्विटेशन टू ऑफर के साथ कंपेयर किया गया है। वेट करो, मैं आपको दोनों चीज एक साथ समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बार हार्वे वर्सेस फैसी एक बार समझा दूं, उसके बाद मैं फिर से इन्विटेशन टू ऑफर को एक साथ लेके काम करूंगा, ओके सर, एक साथ लेके काम करना है। तो वेट एंड वॉच हार्वे वर्सेस फैसी। हार्वे वर्सेस फैसी को प्लीज देखिए। प्रिवी काउंसिल मतलब कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं सर। इन दिस केस प्रिवी काउंसिल संक्षिप्तली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। समझ में आ रहा है सर, ये केस एक्चुअली ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में ही है। इस केस में क्या हुआ था, द प्लैंटिव्स मतलब जिसके अगेंस्ट में केस किया गया था, ठीक, सॉरी जो केस किया था, ठीक है, जिसने केस सू किया था उसको प्लैंटिव कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट में किया था जो अपने आप को डिफेंड करता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। तो प्लैंटिव थ्रू टेलीग्राम, यहाँ पर कोई भी है, यहाँ पर हार्वे फैसी का केस डिटेल्स आप देख लेना, बाद में मैं आपको दे दूंगा। प्लैंटिव्स थ्रू टेलीग्राम आस्क द डिफेंडेंट टू क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर मान के चलते हैं हार्वे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कि कौन था, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, लेकिन आप ये समझ के चलो कि एक प्लैंटिव मतलब जिसने कोर्ट में केस किया, वो जो कोर्ट में केस को लेके गया, वो टेलीग्राम करके पूछा। सर ये आज वाला टेलीग्राम नहीं सर, वो पुराने जमाने का टेलीग्राम, 1893 है। टेलीग्राम ऐप का बारे में बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप टेलीग्राम वाला टेलीग्राम नहीं। पुराने जमाने में टेलीग्राम होता था, जानते हो सर, चिट्ठी भेजा जाता था शॉर्ट वर्ड में। हाँ सर, टेलीग्राम इंग्लिश में लिखाना भी सिखाया जाता था, हम लोग के टाइम पे भी था, बट अभी तो टोटली बंद हो गया। यस सर। तो टेलीग्राम के थ्रू से पूछा था डिफेंडेंट को, मतलब किसी को, कि भाई दो सवाल किया था, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, एक पेन है बम्पर हॉल पेन बोल के, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, एंड सेकेंड सवाल था टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, सबसे सस्ता दाम टेलीग्राफ का क्या है। डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट में केस किया गया था, उसने रिप्लाई दिया था थ्रू टेलीग्राम दैट लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जिसके अगेंस्ट में केस किया गया था उसको डिफेंडेंट कहते हैं। डिफेंडेंट ने टेलीग्राम करके जवाब दिया था लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। सवाल प्लैंटिव के तरफ से था, प्लैंटिव के तरफ से सवाल ये था, क्वेश्चन ये था, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, क्या आप मुझे बम्पर हॉल पेन सेल करोगे, एंड टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस। जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ था बाद में, उन्होंने जवाब में टेलीग्राम में लिखा था लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। आपको मेरा सवाल है सर, प्लीज ध्यान से सुनिए बात को,
जब डिफेंडेंट ये सवाल का जवाब दे रहा है, जब ये क्वेश्चन का आंसर कर रहा है टेलीग्राम के थ्रू से, लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड, क्या वो एग्री कर रहा है कि मैं 900 पाउंड में आपको पेन बेचूंगा बोल के? नो सर, मोस्ट प्रोबेबली यस। मोस्ट प्रोबेबली नो यस, सर, नो सर। बट ये मोस्ट प्रोबेबली यस हो सकता है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस। इसको एक्सेप्ट नहीं मान सकते, इसको एक्सेप्टेंस एकदम नहीं मान सकते सर। यही तो खेल है सर। ये एक्चुअली इन्विटेशन टू ऑफर का ही पार्ट है। लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल रहे कि मैं आपको 900 पाउंड में बेचूंगा। अब नेक्स्ट देखो खेल क्या हुआ है। द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम, वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900 पाउंड। बात को समझिए। हाउएवर जो डिफेंडेंट है वो रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 पाउंड। डिफेंडेंट ने 900 पाउंड में जो बम्पर हॉल पेन है उसको सेल करने में मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब जो प्लेंटिफ है वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आपने पहले हाँ बोला, मतलब एक्चुअली जो प्लेंटिफ है जिसने बम्पर हॉल पेन ऑफर किया था कि क्या मुझे आप बम्पर हॉल पेन सेल करोगे, उसको लगा था कि 900 पाउंड में एक्चुअली सेल कर रहा है। लेकिन जो डिफेंडेंट है उन्होंने तो ना एक्चुअली बाद में रिफ्यूज कर दिया, तो केस कर दिया प्लेंटिफ ने। एक्चुअली प्लेंटिफ उसी को बोलते हैं जो केस करता है। द प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट्स contending that, क्या बोल रहे हैं, that they made an offer to sell the property at 900 pound and therefore they are bound the offer। ये 900 पाउंड में वो उसका जवाब दिया था कि लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड एंड हमें मंजूर है, तो उसे उनका ये ऑफर था और हमारा एक्सेप्टेंस है, तो उसे सेल करना ही पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो सर? केस क्लियर है कि नहीं? से फॉर एग्जांपल विश्वजीत ने मेरे को पूछा कि सर मानो कि मेरा ये पेन देख रहे हैं ना, ये मानो कि बम्पर हॉल पेन है, कि सर ये पेन आप सेल करोगे? और फिर पूछा कि सबसे कम दाम क्या होगा? तो मैंने बोला सबसे कम दाम 1000 रुपीज, ठीक है, सबसे कम दाम 1000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि मैं विश्वजीत के पेन 1000 रुपीज में सेल कर दूं? नो सर। क्या आप लोगों को सबको बात समझ में आ रहा है? विश्वजीत ने मुझे पूछा था कि क्या सर आप ये आपका पेन सेल करोगे, डिजिटल पेन, और फिर पूछा था कि सबसे कम दाम क्या होगा। मैंने ये नहीं बोला कि सेल करूंगा कि नहीं करूंगा, मैंने बोला कि सबसे कम दाम 1000 रुपीज में बेच सकता हूं, लोएस्ट प्राइस 1000 रुपीज हो सकता है, सबसे कम दाम। फिर विश्वजीत ने मुझे बोला कि सर 1000 रुपीज में मुझे दे दो, फिर मैंने इनकार कर दिया, मैं इग्नोर कर दिया कि नहीं मैं सेल नहीं करूंगा। तो विश्वजीत ने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि सर ने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट किया 1000 में, फिर भी सर ने ना बोल दिया। बात समझ रहे हो सर? बात क्लैरिटी आया कुछ? मतलब केस क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर। ये केस है सर। अगर ये केस आपको समझ में आ रहा है तो फिर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था? कोर्ट ने बोला था कि ये एक क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर एक इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है, ऑफर नहीं हो सकता। द प्रीवी काउंसिल डिड नॉट एग्री विद द प्लेंटिफ्स, मतलब जिन्होंने केस किया था, से फॉर एग्जांपल हमारे केस में विश्वजीत, on the ground that the plaintiffs had asked 2 questions. The defendant replied only to the second question by the quoting the price but reserved their answer with regard to their willingness to sell. सेल करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में साइलेंट था। Thus they made no offer at all. इसको कोई ऑफर नहीं बोल सकते। यहां पर कोई ऑफर नहीं किया था डिफेंडेंट ने, इसको ऑफर नहीं बोल सकते। कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया। Thus they made no offer at all. Their lordship held that mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. अगर किसी ने आपको दाम के बारे में पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे करते हैं बिजनेस डीलिंग्स में कि कोटेशन भेजते हैं कि आप, जैसे आप लोग अगर बाद में जब थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओगे ना, जैसे मैं जब ऑडिट का काम करता था तो जो फार्म था हमारा, तो उस फार्म के क्या होता था, वहाँ पर ऑडिट के लिए ऑक्शन होता था। जैसे मानो कि एक गवर्नमेंट कंपनी था, मुझे आज भी याद है एक केस, बान स्टैंडर्ड का एक ऑडिट था, रेल का स्लीपर बनाता है, तो ऐसे बान स्टैंडर्ड का ऑडिट का ऑक्शन चल रहा था। तो उसमें बीड सबमिट करना पड़ता है, कोड सबमिट करना पड़ता है और फिर बीडिंग होता है। तो बान स्टैंडर्ड ने मार्केट में ऑफर किया था और फिर सभी को ये अपना कोटेशन जमा कर रहा था कि भाई कौन सबसे सस्ता दाम पे मेरा कंपनी का ऑडिट करके देगा। रियल में ऐसा ही होता है,
जैसे सबसे सस्ता टेंडर बोलते हैं इसको, टेंडर बुलाते हैं फिर टेंडर में कोट देना पड़ता है। तो जैसे सबसे सस्ता दाम में कौन रोड बना के देगा, कौन रेल बना के देगा, कौन शॉपिंग मॉल बना के देगा, ऐसा टेंडर चलता है। तो कोई अगर कोटेशन जमा करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका ऑफर है, आप बात समझ रहे हो ना, वो आपका उसका इंटेंशन है। लोएस्ट प्राइस में कोई बोल दे इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका ऑफर हो गया, वो कोटेशन है, इंटेंशन है, एक स्टेटमेंट है। अब ऑफर बाद में होगा कि क्या इस दाम पे आप सेल करोगे, अगर हाँ हो गया तब हाँ, लेकिन सस्ता दाम बोला मतलब ऑफर है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है सब? हेलो? यस सर। यस सर। तो ये हार्वे वर्सेस ये जो केस हुआ था ना, इस केस के बाद से पूरा का पूरा बिजनेस वर्ल्ड में ये केस पूरा एक बहुत बड़ा फैसला हो गया। एंड नॉट जस्ट इन दिस केस, इवन उसके बाद ऐसा और भी केसेस इंडिया में भी हुआ, फॉलोड बाय मैक फ्रेजन वर्सेस अपन्ना, साउथ का केस था 1951 का, वेयर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैड सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6000 फॉर इट। ओनर बता रहे प्रॉपर्टी का कि मैं कुछ भी हो जाए 6000 पाउंड से नीचे तो नहीं मानूंगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 6000 पाउंड में बेचना चाहता है? अरे कुछ भी हो जाए मैं 6000 पाउंड के नीचे नहीं बेचूंगा, इसका मतलब ये कि मैं 6000 में बेच दूंगा। वो बस अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि कुछ भी हो जाए सबसे कम प्राइस तो 6000 ही हो सकता है अगर मैं सेल करूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 6000 में ही सेल करूंगा। दिस स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट इंडिकेटेड ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये जो स्टेटमेंट है ये कोई ऑफर नहीं बताता, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर को बताता है। तो ये केस स्टार्ट हुआ था 1892 में हार्वे वर्सेस फैसी के केस में। बाद में और एक लैंडमार्क जजमेंट आया 1951 में मैक फ्रेजन वर्सेस अपन्ना का केस में, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, अनदर पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कहीं पर भी प्राइस का लिस्ट है वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, हाँ सर, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पर जाके आप से फॉर एग्जांपल इन्विटेशन टू ऑफर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में जो चल रहा है अभी, दैट इज क्या बोलूँ सर, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गया, हाँ सर, शॉपिंग मॉल में ड्रेस लगा रहता है ना सर, हाँ सर, स्कर्ट वगैरह नॉर्मली लड़की लोगों की आंख में ज़्यादा गिरता है बट लड़का लोग भी देखता है, ठीक है। शॉपिंग मॉल कुछ ऐसे देखने में होता होगा, भुवनेश्वर में एक बहुत फेमस शॉपिंग मॉल, उसके अंदर चले जाए क्या, क्या एस्प्लैनेड बोल के एक शॉपिंग मॉल, हाँ सर मैंने देख रहा था एस्प्लैनेड, ये हमारा कोलकाता वाला एस्प्लैनेड नहीं, भुवनेश्वर में एक एस्प्लैनेड बोल के एक शॉपिंग मॉल, आई डोंट नो बट सुना मैंने। ऐसे शॉपिंग मॉल में क्या होता है ना, अलग अलग ड्रेस वगैरह रखा रहता है, फिर उसमें क्या होता है शोरूम में, शॉपिंग मॉल से ज़्यादा अच्छा होता मैं अगर शोरूम लिखता, उसको क्या बोलते हैं भेंटी, क्या बोलते हैं, विंडो मार्केटिंग ऐसा कुछ बोलता है, विंडो शॉपिंग सर, विंडो शॉपिंग, हाँ एग्जैक्टली। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, हाँ ऐसे ऐसा ही कुछ मैं ढूंढ रहा था एग्जैक्टली। से फॉर एग्जांपल ये सपोज मानो कि जैक एंड जोन्स का जो है, जैक एंड जोन्स का ये जो आपको दिख रहा है, सपोज मानो इसके टैग लगा रखा है यहाँ पर 1000 रुपीज़ बोल के, आप दुकान के अंदर एंट्री लेते हो और आप दुकानदार को बोलते हो कि दादा ये वाला टी शर्ट मेरे को चाहिए। जैसे ही आप देने जाते हो तो वो बोलता है कि नहीं ये 1000 में नहीं हो सकता मैम, ऑफर खत्म हो गया, ऑफर एंड हो गया है। क्या दुकानदार ऐसा बोल सकता है? यहाँ पर सेल रखा था 1000 बोल के, एक्चुअली ये टी शर्ट का दाम था 2000 का, लेकिन जैसे ही आप लेने गए बोला कि नहीं सर ऑफर खत्म हो गया, अभी 2000 में नहीं, 1000 में नहीं मिल सकता। क्या दुकानदार आपको ऐसा बोल सकता है? यस सर। सभी को पूछ रहा हूं सर, दुकान में लगा के रखा था सेल 50% ऑफ, आप जैसे ही गए, अगर हाँ बोलो, अगर शोरूम में लगा रखा है दीवार पे तो फिर हाँ दुकानदार बोल सकता है, बट अगर प्राइस टैग में है तो दुकानदार नहीं बोल सकता। नहीं सर, प्राइस टैग में भी है तो भी बोल सकता है, प्राइस टैग में भी है तो भी बोल सकता है। क्या प्रॉब्लम है प्राइस टैग में रहने से? तो वो तो कंपनी ने इशू किया ना, कंपनी ने इशू किया, चलो आपने बोला, मैं उसी पॉइंट में बात। प्राइस टैग एक होता है ब्रांड का, अब देखो कि प्राइस टैग जो हो गया वो कंपनी खुद भी तो लगा सकता है,
उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका खुद का ब्रांड भी हो सकता है। जैसे मानो आप मिंत्रा में शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, सपोज मानो आप मिंत्रा में शॉपिंग कर रहे हो, जीन्स लेना है आपको। अभी इस जीन्स का दाम, अभी रिसेंटली मैंने मिंत्रा से एक कुछ चीज़ें ऑर्डर किया, तो एक मोस्ट प्रॉब्ली एक जीन्स नहीं, एक क्या बोलते हैं उसको, जॉगर्स टाइप का कुछ ऑर्डर कर रहा था। इसका दाम अभी 1104 दिख रहा है ना सर। अब एमआरपी देखो क्या लिखा है, 1699। आप टैग चेक करोगे तो आपको कितना दिखेगा, 1699। ओके, एक्चुअली है ना, आप टैग चेक करोगे ना तो 1699 ही मिलेगा आपको। ये इनका प्राइस है बेसिकली, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, बट वो अकाउंट्स का डिटेल्स में नहीं जाना है अभी मुझे। बट मेरे को आपको बस इतना बताना है कि 1104 चल रहा है ना, 2 मिनट बाद 1104 को चेंज करके वो 1204 कर दिया जब आप इसको बाय करने गए। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने देखा, ऑनलाइन शॉपिंग में भी हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि वो ऐसा नहीं कर सकता? हाँ सर, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है सर, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑफर। ये जो भी दिख रहा है ना सर आपको, ये सभी इनविटेशन टू ऑफर है, ये कोई ऑफर नहीं है। ये इनविटेशन टू ऑफर है। बट हाँ, जैसे मानो कि आप यहां पर जाते हो, फिर इसको एड टू बैक करते हो, ठीक है, एड टू बैक करके जैसे आप एक्सेप्ट करते हो ना, एक बार एड टू बैक करके एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब वो एग्री था तभी ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था। ये एक्चुअली आपको ऑफर किया 1699 में, लिवाइस का ये जीन्स आपको ऑफर किया था, आपने जैसे ही एड टू बैक किया 1699 में, उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकता। बट इतना देर से आपको, आपका क्लिक होने से पहले तक, ठीक है, ये जो भी चल रहा था, ये सारा का सारा क्या चल रहा था, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर चल रहा था आपको लुभाने के लिए। 2 मिनट बाद अगर वो बोलेगा मैं 50% ऑफ को भी हटा, तो हटा सकता है। बट हाँ, एक बार एग्री हो गया ना, फिर नहीं हो सकता। तो शॉपिंग मॉल में भी, शोरूम में भी सेम कॉन्सेप्ट आप एप्लीकेबल कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है इसमें? यस सर। है ना? तो ये सब रियल लाइफ केसेस है, लेकिन इसका इंस्पिरेशन चालू हुआ है हार्वे वर्सेस फैसी से। ओके, हार्वे फैसी का केस बड़ा फेमस है, गूगल में करोगे ना, गूगल करोगे तो इसका केस का पूरा डिटेल्स निकल के आएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, हाँ, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस, invitation to make an offer or do business. In case an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into contract with him, subject to final terms and conditions. Okay, an advertisement for sale of goods by auction is an invitation to the offer. मतलब समझो, आप लोग कभी ऑक्शन सेल देखे हो सर? बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी भी आप लोगों ने ऑक्शन सेल देखा है? मूवीज में। मूवीज में, रियल लाइफ में किसी ने नहीं देखा। अगर कभी भी अगर आपको रियल लाइफ में भी मौका मिले तो जरूर देखना, ऑक्शन जरूर विजिट करना, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ सर, आईपीएल का ऑक्शन, यस, आईपीएल का भी ऑक्शन होता है। वेरी गुड सर, आईपीएल का ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन सेल, इसमें क्या होता है कि अलग अलग गुड्स होते हैं सर, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होते हैं जो ऑक्शन में उठाया जाता है और वहाँ पर जाके दाम फिक्स होता है। कुछ इस तरह का देखने में होता है ना, आईपीएल का भी ऐसा ही देखने में होता है। वहाँ पर प्लेयर को ऑक्शन में उठाया जाता है, अरे वहाँ पर प्लेयर को ऑक्शन में उठाया जाता है। तो मैटर कुछ ऐसा है, जैसे ये देखो, ये सब आईपीएल ऑक्शन चल रहा है, बट ये ऑक्शन हॉल का इमेज मुझे यहीं पर मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑक्शन में उठाया गया है, यूनिक एंटिक चीज़ें भी हो सकता है। ये कौन रहा? ये ऑक्शनियर रहा हमारा, ठीक है। तो ऑक्शनियर को किस काम के लिए लाया गया? आपको इनवाइट करने के लिए, इनविटेशन टू ऑफर करने के लिए लाया गया। अगर ऑक्शनियर ने किसी चीज के बारे में बोला, आपने एग्री किया, से फॉर एग्जांपल यहाँ में से कोई इंसान किसी पर्टिकुलर मैटर पे किसी दाम पे एग्री हो गया, पर बाद में ऑक्शनियर ने उस बात मैटर को, या फिर ऑक्शन कमेटी ने उस मैटर को एग्री नहीं किया कि जिस दाम में ये हाँ बोला था उसको एग्री नहीं किया, कर सकता है, हैमर नहीं बनाया। से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट था जिसका दाम बोला गया था 5 लाख, ठीक है, बट 5 लाख, इन्होंने 5 लाख का दाम भी लगाया था,
बट ऑक्शनियर ने एग्री नहीं किया। कर सकता है बिकॉज ऑक्शनियर आपके सामने जो भी ला रहा है ना, ये कोई ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है कि ये चीजें हैं हमारे पास, मैं ये दाम में आपको दे सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं दे ही दूंगा। उसके बाद फिर से टर्म्स एंड कंडीशन लगाया जाएगा, अगर फिर भी एग्रीमेंट बनेगा तो ही कुछ हो सकता है। मेरे घर में फैमिली बिजनेस है सर पापा का, टिम्बर मर्चेंट ऑक्शन में ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेल होता है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ पापा करते हैं, मैं बहुत क्लास में बताता रहता हूँ। ये देखो सर, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अपकमिंग ऑक्शन है, आपको दिखाई दे रहा है। आप लोग लकड़ी का अगर बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट का, ठीक है। ये सारा भारत में अलग अलग स्टेट्स में भी होता है। यहाँ पर अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो मैं पापा के लिए कई बार करके दिया पापा को ऑक्शंस में। जैसे फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन हुआ तो पापा को थोड़ा समझ नहीं आता था, तो मैं पापा को हेल्प कर देता था तो कैसे करना होता है। तो जैसे मानो कि यहाँ पर बांकुड़ा डिविजन्स है, जो जंगल एरिया होता है नॉर्मली, फॉरेस्ट एरिया पुरुलिया है, मेदिनीपुर है, ठीक है। तो अलग अलग डिविजन्स में क्या होता है सर, अलग अलग लकड़ी का लिस्ट होता है, ठीक है। उस लिस्ट में पता होता है कि भाई कहाँ पर क्या है। जैसे आप दिख रहे हो यहाँ पर, ये देखो सर, ये जब ऑनलाइन में लाइव होता है ना तो गजब मजा आता है, जस्ट लाइक शेयर के जैसा। बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने फायरवुड बोला, फायरवुड मतलब जो जलाने के काम पे आते हैं, टिम्बर है, ठीक है, पोल है, कंस्ट्रक्शन काम पे काम आता है सब। तो यहाँ पर कितना क्यूबिक मीटर का है सब बोल के रखा है। सपोज मानो कि आपने इस फायरवुड के बारे में डील किया, मतलब बेसिकली बीड किया, बट बाद में जो दाम आपने दिया 22.5 MQ है, ये क्यूबिक सिस्टम में बिकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि 22.5 MQ प्रोडक्ट है, यहाँ पर लकड़ी है, आपने दाम दिया 45,000, बट गवर्नमेंट को लगता है कि 45,000 इज नॉट अ गुड रेट। गवर्नमेंट को लगता है कि इसके लिए कम से कम 60,000 मिलना चाहिए था, बट आपने बीड कर लिया था, आप ही हाईएस्ट बिडर थे और कोई बीड नहीं किया था। बट गवर्नमेंट ने बाद में आपको 45,000 में दे देना चाहिए था ना आपको, बिकॉज आप हाईएस्ट बिडर हो। मिनिमम बिडिंग चालू हुआ था से फॉर एग्जांपल 10,000 से, है ना। मिनिमम बिडिंग स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 से, आपका बिडिंग हाईएस्ट किया 45, बट फिर भी गवर्नमेंट आपको नहीं दिया। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है? यस सर। क्यों? স্যার ও তো ম্যাক্সিমাম প্রাইসে বিক্রি করবে বলেছে 60,000 টাকা, ওর নিচে তো নামবে না। नहीं, वो ऐसा नहीं बोला। गवर्नमेंट को लगता है ये 60,000 सर मैक्सिमम तो मेरा था, उसको दे देना चाहिए। नहीं सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब कोई प्रोडक्ट ऑक्शन के थ्रू से आता है तो गवर्नमेंट को लगता है कि इसका सही दाम 60,000 है, बट 60,000 तक कोई दाम ही नहीं लगाया, किसी ने बीड ही नहीं किया 60,000 तक। तो गवर्नमेंट को लगता है कि 60,000 तक दाम नहीं किया, तो हो सकता है कि 45,000 जिन्होंने दाम दिया वो हाईएस्ट दाम दिया, बट फिर भी गवर्नमेंट इग्नोर कर सकता है। ये पावर है, बिकॉज ये ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर। ইনভিটেশন টু অফার তো ওই জন্য হতে পারে। एग्जैक्टली, यही कारण होता है कि वो कई बार ऑक्शन में प्रोडक्ट उठा के अगर उनको सही दाम नहीं लगता है तो वो इग्नोर कर देता है। ये सब रियल फैक्ट जब आप लोग आगे आगे बिजनेस के काम करोगे ना आपको समझ में आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वही बोल रहे हैं सर, वही पॉइंट यहाँ पर भी बोल रहे हैं, ठीक है। एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेल गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर, इट मेयरली इनवाइट्स ऑफर और बीड्स मेड एट द ऑक्शन। ये आपको सिर्फ बीड करने के लिए ऑफर किया जाता है, जरूरी नहीं कि वो ऑफर बने। ऑफर कब बनेगा जानते हो? जैसे मानो कि वो 45,000 में प्रोडक्ट खरीदने के बाद, वो पापा का जो लकड़ी वाला मैं बता रहा था, 45,000 परचेज करने के बाद अगर वो एग्री करता है ना तो आपको ना वो एग्रीमेंट लेटर सेंड करेगा। कौन? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप बात समझ रहे हो सर? वो आपको एक एग्रीमेंट लेटर सेंड करेगा, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, आपको एग्रीमेंट लेटर सेंड करेगा। अगर आप उसमें एग्री करते हो तब जाके वो ऑफर बनेगा, मतलब उसके तरफ से सेकंड टाइम ऑफर आएगा। फर्स्ट टाइम जो था वो इन्विटेशन टू ऑफर था, सेकंड टाइम जो रहेगा अगर आपको एग्रीमेंट फॉर्म दिया और अगर उसमें आजकल ऑनलाइन में होता है एक टिक मारना पड़ता है, अगर आप एग्री करते हो तो जाके बात आगे बनेगा, ऑफर एक्सेप्टेंस बनेगा। पर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो ऑफर नहीं था, इन्विटेशन टू ऑफर था। बोलो सर कैसा लग रहा है? बोलो सर बोलो। सर ये तो ऑक्शन ही है नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हो उसको अगर कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट बोले कि इतना में बेचेगा और उसका एडवर्टाइजमेंट करे तो हाँ। वो तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है ना। जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, लेकिन तो वो अगर जनरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसके बाद अगर डिसएग्री करे कि मुझे ये नहीं बेचना है तो वो भी तो ब्रीच ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। नहीं, ब्रीच तब होगा, अब बात को समझो। गवर्नमेंट को लगता है कि पहले वो एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है,
आपको पहले एडवर्टाइजमेंट किया ऑक्शन के लिए, आपको ऑक्शन में बीड करने बोला, आप बीड भी किया, ठीक है, बट आपने ऑक्शन में हाईएस्ट बीड किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्री है आपके ऑफर के साथ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्ट हो गया आपका ऑफर। आप बात समझो, तब डिसएग्रीमेंट होगा। हाँ बोलो सब बोलो। जी, ये तो ऑक्शन है, वो तो उसमें बीट करना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर चीज, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई कंपनी सोची कि एक चीज जो है कि उन्होंने कहा कि मैं 6,000 में बेचूंगा, एक जीन्स है, हाँ, मैं 6,000 में बेचूंगा, अभी ऑफर चल रहा है 7,000 का जीन्स 6,000 में बेचूंगा। तो मैं जब शोरूम में गई और 6,000 में खरीदने के लिए, तब शोरूम वालों ने बोला कि वो ऑफर अभी नहीं चालू हुआ है, तो नहीं हो सकता, अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। और उनका ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और एडवर्टाइजमेंट में जो डेट उन्होंने बोला है, मैं उसी के बीच में गई थी, तो वो तो तब तक जनरल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। हाँ 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 एकदम सर, ये तो चलेगा, ये एकदम सही बोला आपने। अगर एडवर्टाइजमेंट डेट के अंदर गए हो तब तक ऑफर चल रहा था, ठीक है, और ऑफर के डेट के अंदर अगर आपने गया तो वो ऑफर एक्सेप्ट, जनरल ऑफर था, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा दुकानदारों को। ये आप सही बोल रहे हो सर, यू आर राइट, यू आर राइट सर। जनरल ऑफर था, जनरल ऑफर जैसे मानो कि ये फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चल रहा है ना, अभी चालू हो गया क्या? अरे না স্যার 5th অক্টোবর থেকে। 5 অক্টোবর से आएगा। हाँ না सर, স্যার প্লাস মেম্বারদের 5th অক্টোবর আর নরমাল এক্সপ্লোরদের 6 থেকে। जो भी हो, ठीक है। तो अगर फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चालू होता है और जितना दिन से जितना दिन तक वो बिग बिलियन डे सेल चलेगा, उसके अंदर में आपको जो प्राइस दिख रहा है जिसके लिए आप रेडी थे कि शायद उस टाइम पे दाम कम हो जाएगा, तो आप उस टाइम पे परचेस करने के लिए सोच रहे थे, अगर ऐसा बात है तो उसको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आप सही बोल रहे हो, बिकॉज उसका ऑफर का जो मतलब इन्विटेशन टू ऑफर पहले था, उसके बाद उसका जो एडवर्टाइजमेंट था ऑफर का, ठीक है, वो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ऑफर के बारे में लिखा था उनका, ठीक है, तब तो वो बिजनेस लॉ में एकदम 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 एग्जैक्टली बैठेगा, वैसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी आ जाएगा। सही बोले आप, यू आर राइट। अच्छा है सर, आप लोग एकदम सही समझ रहे हैं। अच्छा, ये व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन आपने समझ गया ना सर। ऑक्शनियर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन हु अटेंड्स द सेल, द ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल, बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल through person who have come to auction may have the intention to purchase. Similar decision was given in the case of Harris versus Nickerson 1873 का केस है। उसके बाद से अभी भी ये सब केस आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है जितना 1873 में था। ओके सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर एंड व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ये तो आपको समझ में आ ही गया। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। An offer is definite and capable of converting an intention into a contract. Offer का intention नहीं होगा जो contract में बदल जाए। Whereas an invitation to an offer is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offers and precedes a definite offer. ये ऑफर को सर्कुलेट करने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पर पूरा एक डिफरेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर। ऐसे कुछ फेमस इन्विटेशन टू ऑफर के एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। An invitation by a company to the public to subscribe for its shares, ये एक अनदर एग्जाम्पल है सर। आप लोग जो लोग शेयर मार्केट के साथ अगर कनेक्टेड हो, अगर नहीं हो, क्योंकि शेयर का एक अलग ही बात होता है, शेयर मार्केट क्लास में चर्चा करता हूँ मैं नॉर्मली, बट फिर भी आपको मैं शेयर के बारे में बता सकता हूँ। शेयर के बारे में प्रॉस्पेक्टस इस कंप्यूटर में है, प्रॉस्पेक्टस कौन सा, जोमेटो, रिसेंटली जोमेटो का प्रोस्पेक्टस तो आया था। एक सेकेंड, कभी आप लोगों ने देखा है सर शेयर का प्रोस्पेक्टस, किसी ने भी? यस सर। यस सर, सेबी के साइड में नॉर्मली मिलता है। कंपनी आईपीओ निकलता है सर, और आईपीओ के थ्रू से कंपनी अपना शेयर के लिए ऑफर करता है मार्केट में। ये भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे मानो अभी मार्केट में आने वाला है सर पेटीएम, आदित्य बिरला, ये सब कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने वाला है। जैसे अभी रिसेंटली आज ही लॉन्च हुआ है परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, प्राइस रेंज 165 से 175 है। अगर आप प्रॉस्पेक्टस देखना चाहते हो तो आपको ये प्रॉस्पेक्टस रहा, यस, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? क्या लिखा है ये सब लॉ में, कंपनी लॉ में पढ़ा जाएगा सर।
दीज आर पार्ट ऑफ कंपनी लॉ बेसिकली, कि ऐसे नॉर्मली एक कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं उसको बिल्डअप करना पड़ता है ये सब चीज़ें, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह सीएमए वगैरह हिसाब लगाते हैं पूरा का पूरा, लेकिन ये सब बिल्डअप करना कंपनी के लिए सीएस का काम बहुत ज़्यादा होता है। इसको बुक बिल्ड ऑफर भी बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है, आरएचडीपी। ओके, ये जो आरएचपी होता है, ये आरएचडीपी होता है, डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें बताया जाता है कि कंपनी अपना शेयर बेचना चाहता है मार्केट में, लोगों को इशू कर रहा है शेयर्स, बदले में आपको शेयर मिलेगा और बाद में कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कंपनी अपना ऑफर कर रहा है आपको, कभी इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करूंगा मैं। जब भी कोई कंपनी का शेयर मार्केट में आता है तो उसमें एक मार्चेंट बैंकर होता है, ठीक है, जैसे आनंद रथी है इसका मार्चेंट बैंकर, बुक रनिंग लीड मैनेजर भी बोलते हैं इसको, कहते हैं रजिस्ट्रार, ठीक है, जिसके पास सीएस वगैरह होते हैं जो काम करते हैं कंपनी का ये सब प्रोसेस में काम करते हैं सर, ठीक है। सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पर दिया हुआ होता है जो इस पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन के काम को फुलफिल करता है, ठीक है, तब जाके कंपनी मार्केट में आ सकता है सर। तो ये सब लीगल मैटर है, ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, तो पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग करना, और इसके अंदर पूरा कंपनी का फाइनेंशियल डेटा होता है सर, कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हो सर आप? हाँ, तो ये सब देख के आप कंपनी का शेयर ऑफर दे रहे हैं आपको, आप अगर लेना चाहते हो तो ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकते हो, बट दिस इज अ सिंपल इन्विटेशन टू ऑफर। नॉर्मली सर ये डिटेल्स में अभी बात नहीं कर सकता बिकॉज हट जाएंगे चर्चा से। तो शेयर के क्लास में मैं पूरा मतलब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ना, शेयर मार्केट क्लास पे डिटेल्स चर्चा होता है, क्या देखना पड़ता है, क्या होता है, एवरीथिंग। ओके सर, डोंट वरी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में था इसलिए मैं आपको रियल लाइफ दिखा भी दिया। इन्विटेशन बाय ए कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, एडवर्टाइजिंग इन ऑक्शन सेल्स एंड कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू ए क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, ये सभी चीज सर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ओके, Section 2 subsection A of the Act, an offer is the final expression of willingness by the offerer to the bound by the offer should be the other party choose to accept it। ऑफर ऐसे होते हैं कि अदर पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगा, विलिंगनेस टू ऑफर होता है ये। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में वेर ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग इज फाइनल विलिंगनेस, उसमें आपका फाइनल विलिंगनेस बाहर नहीं आता, प्रोपोजेस सर्टेन टर्म्स एंड व्हिच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, उसके बाद उसमें नेगोशिएशन चलेगा, ठीक है। इट डज नॉट मेक एन ऑफर बट ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ऑन दोज टर्म्स, ठीक है, कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस मैटर पे कुछ बोलोगे तो ये ऑफर चल रहा है सर, ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में बोला हुआ है। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ऑफर के केस में क्या होता है, इफ ए पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट एज सून एज द अदर एक्सेप्ट ही इज मेकिंग एन ऑफर, बट इफ ए पर्सन हैज द इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन टर्म्स, अगर टर्म्स में नेगोशिएट करने का इंटेंशन है उसको कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। नेगोशिएट मतलब और आलोचना होगा, आलाप आलोचना समझते हो ना बंगाली में, ठीक है, मतलब अभी बात छेड़ा गया है, अभी आलाप आलोचना होगा फिर एग्रीमेंट बनेगा, ये जस्ट एक इन्विटेशन है। सीक्वेंस क्या होता है, एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर, बट इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर। ऑफर से पहले इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है, बट ऑफर कभी इन्विटेशन टू ऑफर से पहले नहीं आ सकता। ऑफर मतलब इन्विटेशन टू ऑफर के बाद ही होगा, ठीक है। तो इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर, ऑफर के पहले ही इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है, बट ऑफर जो है वो कभी भी इन्विटेशन टू ऑफर से पहले नहीं हो सकता, इन्विटेशन टू ऑफर से पहले कभी भी ऑफर नहीं आ सकता। तो अल्टीमेटली आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सर। ऑफर के बारे में जितना बात था मैं सभी कुछ लास्ट क्लास और आज के क्लास में बता दिया। अगर आप लोगों को ऑफर समझ में आ गया ना, ऐसे ऑफर के बारे में समरी यही है, ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्स्टिनेंस, वर्ड्स और कॉन्डक्ट, रिटन और ओरल, समरी है ये, ठीक है। अगर आपको ऑफर समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। ओके सर, और जिन लोगों का बेसिक 3-4 क्लासेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिस है उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो ताकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एकदम सर मास्टरी बना रहे आप सबका। बोलो सर, केस लॉज, कॉन्सेप्ट, प्रोविजंस समझ में आ रहा है? हाँ, जिन लोगों का थोड़ा पुराना क्लासेस मिस है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लाइक प्रियाक्षी को थोड़ा हो सकता है, लाइक विक्रम को थोड़ा सा हो सकता है, अद्विति को मे भी होगा, आई डोंट थिंक कि होगा बहुत ज़्यादा, बट मे भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बोल के मुझे नहीं लगा। बट अगर प्रॉब्लम है मैं क्लास शेयर कर देता हूँ सर, आप एक बार देख लो, फिर अगर कोई डाउट है तो क्लास में तो चर्चा होता ही रहता है डिटेल्स। बोलो सर, बोलो बोलो। पूछना था कि आपने जो बताया वो बेयर एक्ट्स में नहीं है, मुझे नहीं मिला बेयर एक्ट्स में, मतलब ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का जो डिफरेंस है वो तो मुझे बेयर एक्ट्स में नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास जो है
थैंक यू सर। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, ये जो नोट्स है मैं शेयर कर दूंगा, सभी को शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, एक बार ज़रूर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं ये पहले बताओ। স্যার এটা পাঠিয়ে দেবেন স্যার, ईटा पाठिए देखो। ওই সেই মক টেস্টের অ্যানসার শিটটা। अच्छा, मॉक टेस्ट का आंसर, ठीक है भेज देंगे। ठीक है, जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था उनका आंसर शीट दे दूंगा। ठीक है सर, कोई सवाल है तो करो सर रिगार्डिंग टुडेज क्लास। किसी को कुछ और चीज़ें पूछना है तो वेट कर जाओ। ठीक है, क्लास रिगार्डिंग सवाल कुछ है, मतलब आज का टॉपिक रिगार्डिंग। ओके सर, ठीक है।